ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये तो आपको पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास क्या सिचुएशंस है वेदर का। यहाँ पे काफ़ी हैवी विंड स्टॉर्म है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म नहीं है बट बहुत ज़्यादा। तो लाइट भी चली गई है बट आई हैव यूपीएस बैकअप है मेरे पास, बट इंटरनेट का इशू है। तो थोड़ा सॉल्व हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। Lalu, Jupiter. फिजा प्लीज म्यूट। ओके सही। अच्छा मुझे बताए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? ठीक है, ताकि फिर हम ना उसको कंटिन्यू कर सके वहां से। कमेंट में कोई बताए जल्दी से, मुझे मेन टॉपिक बताए जो हेडिंग हमने की थी। रशियन रिवॉल्यूशन हमने की थी ना, याद है आप लोगों को? ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हमने कर लिया था। ओके, किसने मैसेज किया? वर्ल्ड वॉर 1। ओ भाईजान आप तो पीछे जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने रशियन रिवॉल्यूशन भी किया ना, क्योंकि साथ में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट थे सारे, ठीक है। तो रशियन, ओके, हाँ, ठीक है, सही है। अब हमारे पास जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो हमने कर लिया था। तो मैं जरा आपको ना कुछ चीजें रिवाइज करवा लेता हूँ इसमें, ठीक है। मेरी वॉइस सब सब चीजें सही आ रही ना? आज हमने थोड़ा सा ना कोशिश करना है, मैं आने चीज भी रिवाइज करवा देता हूँ। बट जो भी इशूज है ना, आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं, ताकि मुझे ना कोई इशू नजर ना आए, क्योंकि ना टाइम कम है हमारे पास और हमारी लास्ट क्लास है। तो कोशिश करते हैं इसमें, है नहीं वैसे कोर्स हमारा ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली है, ठीक है। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन में हम कल हमने क्या डिस्कस किया था? रशियन रिवॉल्यूशन, ओके, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया था कि वहां पे कौन सी डायनेस्टी, रोमनोव डायनेस्टी थी, ठीक है। जो रोमनोव डायनेस्टी थी उसका जो उस टाइम पे रूलर था वो कौन था? आपका निकोलस द सेकंड, ठीक है। निकोलस सेकंड उस टाइम पे आपका रूलर था। बट स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1904 या 1905 में इनकी वॉर होती है, किसके साथ? जापान के साथ, ठीक है। जापान और रशिया की वॉर होती है, लेकिन रशिया हार जाता है इसमें, ठीक है, जापान जीत जाता है। उसके बाद एक स्मॉल एशियन पावर से वो हार जाती है, तो ये एक बड़ी इनके लिए ना एक शर्म की बात थी। तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर लेते, ठीक है। पीपल प्रोटेस्टेड, लोगों ने प्रोटेस्ट किया पूरे आपका जो था विंटर पैलेस। तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो लोग हैं रशियन, इनका जो किंग था उस टाइम पे, जो मनाक थे या जो जार था, निकोलस द सेकंड, वो कुछ रिफॉर्म करवा देता है, ठीक है, जिसको अगस्त रिफॉर्म कहते हैं। उस रिफॉर्म्स में ये क्या कहता है कि मैंने आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए ड्यूमा बनाई, ठीक है। ड्यूमा यानी उनका एक पार्लियामेंट टाइप बनाया, कि यहाँ पे आप लोग अपने कुछ सेलेक्टिव या इलेक्शन करवाओ और वहां से रिप्रेजेंटेटिव भेजो, ये यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे। बट स्टिल ये एक रबर स्टैम्प था, कुछ नहीं था इनके पास। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, इज गुड, थैंक यू। ये अच्छा किया बताया, क्योंकि मैं पता नहीं क्या कब से लगाऊं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, डजंट मैटर। तो हो रही ना? ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था आपका यहाँ से, ठीक है, कि रोमन डायनेस्टी थी, फिर इसके बाद हमारे पास निकोलस द सेकंड उस टाइम पे रूलर था, जार था। फिर इनकी वॉर होती जापान के साथ, जापान जीत जाता है, ये हार जाते हैं। फिर होता क्या है कि एक स्मॉल पावर से वो हार जाते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट कर लेते हैं। प्रोटेस्ट को चॉप कराने के लिए या फिर सप्रेशन, लोगों को उनका मुंह बंद करने के इसने क्या, किसने रिफॉर्म्स अनाउंस किए, निकोलस द सेकंड ने, कि मैंने क्या किए, आप लोगों के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, ठीक है। अब जो इन लोगों ने रिफॉर्म किए उसमें क्या, इन लोगों ने कुछ फ्रीडम दी, ठीक है, आज़ादी दी लोगों को, और फ्री स्पीच के आप कुछ भी बोल सकते हो किंग मतलब जार के खिलाफ, ऐसी चीज़ ना, लोग खुश हो गए, लोग खामोश हो गए थोड़े बहुत, ठीक है, यहाँ पे। बट ये जो रिवोल्यूशन था ना, ये एक रिहर्सल था, जो मेन रिवॉल्यूशन आएगा बाद में, ठीक है। 1905 वाला था, बट यहाँ पे इसने क्या कि ड्यूमा को क्रिएट करी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी। ड्यूमा यहाँ से आ गया 1905 से, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर हमारे पास फास्ट होती है 1914 से, ठीक है। ये जो था आपका निकोलस द सेकंड,
जो जार था, ये क्या कर लेता है, जंग में कूद जाता है, ठीक है। ये इसने क्या किया, जंग में पार्टिसिपेट किया, वॉर में पार्टिसिपेट किया। मैंने बताया था ना वर्ल्ड वॉर वन में कि जैसे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर ने अटैक किया किस पर, सर्बिया पर। तो सर्बिया और जो रशियन थे ये दोस्त थे, क्योंकि दोनों स्लाविक थे। तो रशिया ने क्या किया, उस साइड से फोर्सेस मोबिलाइजेशन स्टार्ट की, यानी अपनी फोर्सेस को दाखिल करना स्टार्ट किया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ और जर्मनी की तरफ। अब इससे क्या हुआ कि जर्मनी ने इसने जंग में हिस्सा लिया, किसने, नेपोलियन द सेकंड ने। और 1915 में ये खुद जंग पे चला जाता है, यानी वॉर में बैटलफील्ड में खुद चला जाता है लीड करने। आप भाई आप जार हो, आपको बैठ के गवर्नेंस करनी चाहिए, अपनी कंट्री का देखभाल करना चाहिए। बट नहीं, आप चले गए किसी चीज में वॉर में, तो आपका कंट्री कौन चलाएगा। पीछे जैसे मैंने बताया था, इसकी बीवी थी, क्या नाम था इसकी बीवी का, एलेक्जेंड्रा नाम था। अब जो एलेक्जेंड्रा थी, मैंने जैसे बताया था, वो जो रास्पुटिन था, उसके साथ जो भी था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लोगों ने रास्पुटिन को मार दिया और वो अनपॉपुलर थी क्वीन अलेक्जेंड्रा, वो जर्मनी की थी, तो लोग उसको जर्मन स्पाई समझ रहे थे। उसके बाद जो था ये इसका डाउनफॉल चल रहा है नेपोलियन द सेकंड का। देन आफ्टर दैट हमारे पास 1917 तक बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं रशियन आर्मी की। इनके पास ट्रेनिंग के लिए भी कुछ नहीं था उस टाइम पे। ये जो ब्रूम स्टिक्स होते हैं ना, झाड़ू, ये उससे इनकी ना क्या करते थे, ट्रेनिंग करते थे अपने फोर्सेस की, ठीक है। इतनी बुरी हालत थी। और लाखों लोग यहाँ पे, लोग इनके रशियन मर गए थे। साथ में लोगों में फेमेन स्टार्ट हो गए थे, यानी खाने पीने के कुछ नहीं था, ब्रेड की प्राइसेस हाई थी। तो इसी टाइम में क्या हुआ कि लोगों ने दोबारा से, ये जो था अपना किंग, इससे बोला कि आप क्या करो, हट जाओ और गवर्नमेंट हवाले कर दो बाकी लोगों को। ये क्या कर लेता है, ये जो इसको हम मार्च रिवॉल्यूशन या फैब रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये हुआ बेसिकली मार्च में था। बट उस टाइम पे रशिया ना, वो अपना दूसरा कैलेंडर फॉलो कर रही थी, जिसके मुताबिक उनका था मार्च, ठीक है। बट जो कैलेंडर था उसके मुताबिक था फेब, बट आफ्टर दैट जो मार्च चल रहा था रियल में वो मार्च था, ठीक है, जो मंथ चल रहा था। बट इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है, फेब रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब जो फेब 1917 में मैंने बताया था ना, ये आपकी रिवॉल्यूशन पार्ट वन है, ठीक है। मतलब इसको अभी आप रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, बट ये फेब रिवॉल्यूशन का, ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि जो रोमन डायनेस्टी थी ये एंड हो जाती है, यहाँ पे नेपोलियन सेकंड था, वो क्या कर लेता है, वो का खात्मा किया जाता है। यानी वो जो उसकी डायनेस्टी थी या जो उनके बादशाह आ रहे थे, वो यहाँ पे एंड हो जाती है। और ये क्या कर लेते हैं कि अ, जो आपका था बंदा, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूमा। भाई ड्यूमा ने क्या कहा कि भाई हमें लाइन दो और हमें ये ड्यूटीज हवाले करो, हम चला सकते गवर्नमेंट को, आपकी कंट्री को। तो क्या हुआ कि ड्यूमा के हवाले कर दिया गया। अब ड्यूमा क्या था, एक पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट में इसका जो हेड बन गया प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, वो कौन था, वो था एलेक्जेंडर केलेंस्की। अब जो केलेंस्की साहब थे वो इनके क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। केलेंस्की साहब ने क्या किया कि गवर्नमेंट चलाई थोड़ी बहुत, तकरीबन 7-8 महीने, ठीक है। अक्टूबर तक पहुंचते ही क्या हुआ, अच्छा इसी दौरान इन लोगों ने क्या किया था, ये जो फैब रिवॉल्यूशन चल रहा था, लेनिन को क्या इन लोगों ने भेज दिया वहां पे एग्जाइल में, यानी जो बोल्शेविक्स का जो क्या था सरबराह था, उसको इन लोगों ने एग्जाइल में, यानी बाहर कर दिया लोगों से, ठीक है, आप नहीं मिल सकते। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो था अपना अक्टूबर 1917, ठीक है। इसमें होता क्या बेसिकली कि जो ड्यूमा थी, इनके पास कुछ काम थे, लोगों ने कुछ डिमांड्स की थी, कल मैंने बताए थे ना परसों। लोगों ने कहा कि आप प्राइजेस कम करो, दूसरा आप जंग से विड्रॉ करो, जंग खत्म कर दो, हम जंग नहीं चाहते हैं, जंग जो है ये बड़े लोगों का काम है, हम गरीब हैं, ठीक है। बट ये सारी डिमांड इसने पूरी नहीं की, ये जो ड्यूमा थी। तो ड्यूमा को अल्टरनेट कौन सा था जो लोगों को हक दे सके, तो वो कौन था, वो था आपका वन एंड ओनली कौन, ठीक है, बोल्शेविक्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बोल्शेविक्स कौन थे, जो रेड आर्मी थी ना, इनको बोल्शेविक कहा जाता था, क्या चीज, बोल्शेविक, BOLSHEVIK, ठीक है। बोल्शेविक्स ने क्या किया कि जो ड्यूमा है ये भी इनकम्पिटेंट है, हमें गवर्नमेंट करने दो। बोल्शेविक्स आर्मी क्या होगी कि पूरी रशियन जितनी भी गवर्नमेंट टेरिटरीज थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उन पर इन लोगों ने कंट्रोल जमा लिया, और नवंबर तक इन लोगों ने क्या किया था, पूरी रशिया को अपने कब्जे में कर लिया था। और लेनिन क्या करता है, वो वापस आ जाता है एग्जाइल से अक्टूबर में,
और यहाँ पे क्या कर जाते हैं, यहाँ पे इनका गवर्नमेंट का हेड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रशिया के अंदर जो डायनेस्टी थी वो भी खत्म हो गई, साथ में जो ड्यूमा थी वो भी खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट किसके, सोशलिज्म की आई, ठीक है। जो कम्युनिस्ट लोग थे ना, उन लोगों की गवर्नमेंट अब यहाँ पे आ जाती, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, हम रेड से लिखेंगे क्योंकि ना अम, आ चुके हैं ये, क्या बोलते हैं उसको, लेनिन। बोल्शेविक क्या करते हैं, ठीक है, ये रूल करना स्टार्ट कर लेते, बट जिस तरह इनकी रेड आर्मी थी ना, उस साइड पे इनके खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट से दूसरी आर्मी थी जिसका नाम था व्हाइट आर्मी, ठीक है। व्हाइट आर्मी यानी एक सफेद और एक रेड, ठीक है, लाल। अब ये जो आर्मी थी ना व्हाइट, ये कौन सपोर्ट कर रहा था पता है, ये जो किंग था आपका, डायनेस्टी थी, रोमन ऑफ डायनेस्टी। तो इनका जो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव था या जो भी इनका मोनार्क था वो इसको सपोर्ट कर रहा था, उसके जो भी लॉयल थे। साथ में लैंड लॉर्ड इस तरह के लोग ना जो कैपिटलिस्ट क्लास के थे, और साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे थे, इसको सपोर्ट करते व्हाइट आर्मी को। क्या आप क्या करो, इसकी गवर्नमेंट गिरा दो, किसकी, रेड आर्मी की। बट ये 1917 से चलती है कब तक, 1920 तक, ओके 21 तक, ठीक है। तो ये 1917 से 21 तक जो चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने नाम दिया था सिविल वॉर। सिविल वॉर को भी बता सकते हैं किसको कहते हैं, मैंने बताया था कि सिविल वॉर उस वॉर को कहते हैं जो सिटीजन्स के बीच में यानी एक ही स्टेट के बंदों के बीच में जो वॉर लड़ती है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। जैसे हमने तालिबान की बात की ना, कि एक दूसरे में उन लोगों ने वॉर स्टार्ट किया, ठीक है, फ्रॉम 1992 टू 1996, 1989 टू 1996 जब मैंने बात की थी ना, कि जैसे रशियन चले गए, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि सिविल वॉर इन लोगों ने स्टार्ट की थी, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ये तालिबान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद हो आप लोगों को सिविल वॉर। खैर, तो ये थी हमारी रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो था आपका सिविल वॉर हमारे पास 18 से 21 तक चलती है, जिसमें रेड जो बल्शेविक आर्मी थी वर्सेस वाइट जो एंटी बल्शेविक थी, ठीक है। और इसमें बल्शेविक जीत जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या किया जाता है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये उस दिन शायद हमने नोट नहीं किया था। अब यहाँ पे हमारे पास ना, मैंने बताया था बट फॉर्मली नहीं, हमारे पास 1922 में क्या किया जाता है कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो जाती, ठीक है। पहले रशियन एम्पायर था ना, रशियन एम्पायर के बाद क्या हो जाता है कि 1922 में उसको हम नाम दे देते यूएसएसआर, ठीक है। 1922 में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है ना, वो सारे यूनियन बना देते, यानी मैंने लिखा भी था उस टाइम उस दिन कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। जो सोशलिस्ट लोग थे ना, उन सब का एक रिपब्लिक बन गया। इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, तकरीबन 16 थे। आपके जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारी कंट्रीज, ठीक है, जो पाकिस्तान के ऊपर वाले, जो अफगानिस्तान के ऊपर वाले, जितनी भी कंट्रीज है ये वाले, ठीक है। और साथ में यहाँ से ये जो रशियन, पूरा रशिया, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। और उस टाइम पे यहाँ पे जो पीछे साइड पे वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे यूक्रेन हो गया आपका, और कुछ इलाके, ये किसके साथ है, ये पूरा एक यूएसएसआर बन गया, ठीक है। बहुत बड़ी कंट्री बन गया आप, ठीक है, 1922 में। और ये कब तक चलती है, 1991 में। अभी हम पढ़ेंगे कि ये फिर इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ पे ना 1924 में लेनिन की मौत होती है और हमारे पास एक नया लीडर आता है, स्टालिन, ठीक है, स्टालिन। वर्ल्ड वॉर टू में ना फिर इसको हम देखते हैं कि इसने क्या किया। ये 1924 में स्टालिन की राइज होती है, पावर ले लेता है लेनिन डेथ के बाद, ठीक है। जैसे लेनिन मर जाता है तो स्टालिन आ जाता है। ये भी क्या था, एक रेड आर्मी को सपोर्ट करने वाला था, यानी सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला बंदा था स्टालिन, ठीक है जी। देन हमारे पास हम क्या कर लेते हैं कि इसके बाद क्या क्या चीज़ पढ़ ले, फाशिज्म को कर ले, फाशिज्म और नाजिज्म, क्योंकि इसके बाद अगर हम ये कर लेना तो हमारे पास ना चीज़ें उसमें आ जाएगी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें चली थी 1924 तक, हम रशिया में आ गए, तो साथ में इटली में क्या चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और प्लस आपका जर्मनी में क्या चल रहा था, ठीक है। हमने नेपोलियन सब चीज़ों को पढ़ लिया था, बट अब ये करंट, ये नई चीज़ें, ठीक है, जो 20th सेंचुरी में हो रहा है इन दिनों में, वहाँ पे क्या हो रहा है, फाशिज्म जो इटली में थी और नाजिज्म जो जर्मनी में थी, उसको हम थोड़ा सा ना देख लेते हैं। तो ताकि ना हमारी दोनों चीज़ें ना, बल्कि ये नहीं करते, कंफ्यूज कर देता बंदे को, अलाइन में हो जाए ना, तो सब चीज़ें ना आसानी से समझ आ जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि 1919 में, ये पहले मैं इटली की बात कर दूं क्योंकि यहाँ पे ना फाशिज्म था। आप अभी भी नाम सुनते हो ना, व्हाट इज फाशिज्म, ठीक है। तो फाशिज्म बेसिकली
कहाँ से आया है, ये इटली से आया था उस टाइम पे वर्ड, ठीक है। और ये मोसलिनी साहब लेके आए थे। अंडर कौन? मोसलिनी, ठीक है। अच्छा, 1919 में क्या किया जाता है, यानी 1919 में जब वॉर वर्ल्ड वॉर वन ऑलमोस्ट एंड हो जाती है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो था मुसलिनी साहब, ये और हिटलर दोनों ये वर्ल्ड वॉर वन में लड़ चुके थे और ये मिलिट्री लीडर्स थे उस टाइम पे। तो मुसलिनी क्या करते हैं 1991 में, ये क्या क्रिएट कर लेता है या इस्टेब्लिश कर लेता है क्या चीज, ठीक है, ये फाशिस्ट पार्टी बना देता है, ठीक है। क्या बना, मुसलिनी की बात करूं, ठीक है, 1919 में ही क्रिएटेड फाशिस्ट पार्टी, ठीक है। जब ये फाशिस्ट पार्टी बना देता है 1919 में, और ये फिर क्या करता है कि ये मार्च करता है, यानी लोगों को इसने उबारा कि यार देखो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमसे जो वादे किए गए थे ना वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साय, वो कम हमारे साथ वो पूरी नहीं की इन लोगों ने। इसलिए लोगों के अंदर इसने जोश और जज्बा पैदा किया। फिर ये क्या करता है, ये मार्च करता है टुवर्ड द रोम। रोम, जब हम इटली को यूनाइट कर रहे थे, याद है ना, फिर वो इसका कैपिटल है। जब इसने लोगों को कैपिटल की तरफ भेजा कि आओ रोम पर हमने कब्जा करना है, तो वहां का जो किंग था उस टाइम पे, उसने बोला कि मैं आराम से क्या कर लेता हूँ, मैं पावर से आपको क्या कर लेता हूँ, बना देता हूँ प्राइम मिनिस्टर। तो वो 1922 में इसको बना देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। जब ये उसमें पावर में आ जाता है 1922 में, जब ये मार्च कर रहा था अपना रोम पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करता है कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या थी मुसलिनी की, वो बेसिकली था कि मैंने क्या करना है, नेशनलिज्म को सपोर्ट करना है, जो इटालियन नेशनलिज्म है, साथ में एंटी कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट कौन थे, मैंने बताया ना, ये जो स्टालिन अभी आया 1924 में, और लेनिन ने जो रशियन रिवॉल्यूशन लेके आया। रशिया के अंदर कौन है इस टाइम, मुझे बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन आई थी ना, तो रशिया में अब कौन है, पहले तो डायनेस्टी थी, अब ये लोग हैं, सॉरी ये लोग रेड, ठीक है, कम्युनिज्म वाले लोग हैं। कम्युनिज्म क्या है, मैंने बताया था स्टार्ट में कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में जो मेजर फर्क है, वो ये है कि सोशलिज्म बात करता है कलेक्टिवनेस की, और कैपिटलिज्म बात करता है इंडिविजुअलनेस की, कि आपके पास 100 रुपए है तो आपके है, फ्री मार्केट है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके राइट्स है, ठीक है। और साथ में आपका जो पैसा है वो आपका अपना है। यहाँ पे सोशलिज्म में ऐसा नहीं है, स्टेट सब चीजों को कंट्रोल करता है, हर चीज स्टेट के अंडर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्टालिन था, सॉरी मुसलिनी आया, मुसलिनी ने जो आइडियोलॉजी प्रमोट की ना इटली के अंदर, वो था एंटी सोशलिस्ट। ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, जो रशियन लोग हैं, इनके खिलाफ इसने क्या किया, ये सारी चीजें कर दी कि इनके खिलाफ, इनके उसकी आइडियोलॉजी थी किसकी, मुसलिनी की। साथ में उसने अथॉरिटेरियनिज्म को क्या किया, प्रमोट किया। अब मैं जरा लिख लेता हूँ, अथॉरिटी तो नाम सुना है ना, अथॉरिटेरियन, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म, यानी एक ही बंदा पूरी पावर को अपने हाथों में रखे। तो ये इसने प्रमोट किया इटली के अंदर, ठीक है। साथ में इसने क्या किया कि मिलिटरिज्म, यानी इसने बोला कि अगर आपने सरवाइव करना है तो अपने मिलिट्री पर फोकस करो और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ। तो ये इसकी आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट, अथॉरिटेरियन, मिलिटरिज्म। जब भी आपके पास ऐसा कोई बंदा है ना कि उसने अपनी पावर को अपने पास रखा है, किसी और को नहीं दे रहा है, ठीक है, अथॉरिटेरियन मिलिट्री पर वो सारा वो कर रहा है, फोकस कर रहा है। साथ में वो क्या कर रहा है, एंटी कम्युनिस्ट, यहाँ पे मतलब एंटी, चलो पीपल कर दिया आजकल तो वो ना खास है नहीं। तो लोग कहते हैं कि ही इज अ फाशिस्ट, मतलब वो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाला बंदा है, ठीक है। तो लोग इसलिए कभी कभार ना किसी पॉलिटिकल लीडर को फाशिज्म से क्या कर लेते हैं, तशबीह दे देते हैं कि वो क्या है, वो एक फाशिस्ट लीडर है या फाशिस्ट बंदा है। तो इधर नगर वाला शब्द नहीं, बेग जमावड़ी के देख चार्जर दारा वाला धाके भाई, ठीक है। तो ये कौन था, ये मुसलिनी क्या कर अपनी जो आइडियोलॉजी वो सपोर्ट कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये किसके साथ, ये जो आपका था 1935 में मैंने बताया था ना लीग ऑफ नेशन का, कि इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी ना वो एग्रेसिव थी। फॉरेन पॉलिसी जो इसकी थी वो एग्रेसिव थी। अच्छा बाय द वे, जब आपका 1920 में बना दिया जाता है क्या चीज, देखो लगो, अडॉप्टेड शफल ना ना परमिंग नहीं अंदर ओके ओके देखिए वो बस ये लगो देखिए 4 चार्ज दे 17 ने बस मला बोला फिर बंच बाबू लगे ओके।
तो ये क्या किया जाता है 1920 में जब लीग ऑफ नेशन बन जाती है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन में जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है ना, आजकल सब पावर उन 5 कंट्रीज है, पूरा पावर उनके पास है। वो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस टाइम भी एक जिस तरह आज का यूनाइटेड नेशन, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन मैंने बताया था ना। जब ये 1920 में बन जाती है तो इटली को उसका काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। अब आपने इटली को बना दिया, मतलब जैसे वो क्या कहते हैं कि बिल्ली को किसी इस पे चौकीदार बना देना, ठीक है। बंदे ने क्या किया कि 1935 में इसने अबिसीना पर, यानी जो इथोपिया है, उस पर क्या किया इसने, हमला किया और उसको एनेक्स कर लिया, अपनी कॉलोनी बना दी, ठीक है। आपको हमने इसलिए बताया कि आप वो बन जाओ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, आपके पावर है 5, उस टाइम मैंने बताया था ना कि 8 मेंबर्स थे। तो इसलिए कि आप पीस क्रिएट करो, ना कि आप लोगों पर क्या करो, अपना एनेक्सेशन कर लो, उन पर हमला कर दो। ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। तो वही मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन क्यों नाकाम हुई थी, उसके मेंबर्स भी वो रूल्स को फॉलो नहीं करते जो कि वहाँ के कस्टोडियन थे, ठीक है। तो ये मुसलिनी के बारे में था कि इसने क्या कि 1935 में उसको इन्वेड किया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में ना मुसलिनी का एक कोड है, अगर आप पेपर से स्टार्ट करो मुसलिनी पर कोई आए बहुत कम आता है, ठीक है, ये चीज़ें इतने खास नहीं होती। एक कोड है मुसलिनी का कि एवरीथिंग विद इन द स्ट्रेट, एवरीथिंग विद इन द स्ट्रेट, ठीक है जी, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, कॉमा, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीक। मतलब ये क्या कह रहा है कि एवरीथिंग विद इन द स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद कि नथिंग आउटसाइड द स्टेट, फिर इसके बाद नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। मतलब आप अगर मुस्लिम पर नोट लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन आप इससे स्टार्ट करिए, मुस्लिम ने अपने कोर्ट में उसने क्या क्या ये चीज़ें कही है, फिर इसके बाद आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। बट अब दोबारा बता रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट आपको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। दूसरा, आपका जर्मनी के अंदर कौन आया था बंदा, नाजी साहब आए थे जर्मनी, ठीक है। अब जर्मनी में कौन था, जर्मनी में बंदा था हिटलर साहब, ठीक है, जिसने कंपनी थी उसका नाम क्या था, नाजी कंपनी, जो कि उसको रूल करी थी फिर उसके बाद 1932 में जर्मनी को। खैर, जर्मनी में क्या किया जाता है थ्रू हिटलर, ठीक है, ये हमारे कोर्स के बिल्कुल आउटलाइन में है कि उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़नी है तो मैं उसी को फॉलो करूँ। अब हिटलर राइज कैसे करता है, ठीक है। हिटलर, इसने भी वर्ल्ड वॉर वन में पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये वही बता रहा हूँ ना, मुसलिन और ये दोनों वॉर से तक आके इन लोगों ने क्या किया। अच्छा, खैर, 1933 में, इससे पहले ये बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक है, मतलब 1922 से 1919 से 1922 से इसने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की होती है, और कभी कू लगाने की कोशिश करता है तो कभी इसको गवर्नमेंट मिल जाती है तो ये कम, मतलब इसकी मेजॉरिटी नहीं होती। बट 1933 में, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, उस पे आते हैं। 1933 में क्या किया जाता है कि इसको क्या बना दिया जाता है, चांसलर, ठीक है, चांसलर। अच्छा, यहाँ पे कौन है, जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे जार हुआ करता था रशिया में, यहाँ पे जो बड़ा पावर है जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो जर्मनी उसको चांसलर कहा जाता था, ठीक है। तो 1933 में इसको चांसलर बना दिया जाता है। अब इसकी जो पार्टी थी, या जो इसने अपनी कंपनी बनाई थी, अब उसको कंपनी के बाद ये पार्टी थी, इसका नाम था नाजी पार्टी, ठीक है। ये उसकी अपनी पार्टी, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ने क्या किया कि पूरे आपका जो जर्मनी है उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया, क्योंकि इसने अपनी सीक्रेट फोर्सेस बनाई थी, अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, हर चीज को कंट्रोल करना। 1933 में इसने अपना अपने आप को जैसे नौज बिल्ला भी बंदा अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज कह ले कि भाई आज के बाद मैं हूँ, मुझे अपने सजदा करना है, सारी चीजें करनी है। 1933 में इसने अपने आप को प्योर कहा, ठीक है। नहीं, FUR है, ठीक है, मुझे याद नहीं कि ये पी से या एफ से, बट खैर स्टिल ये मेरे हाथ से एफ से है। तो इसने अपने आपको फ्यूरर कहा, फ्यूरर उसमें रहनमा को कहा जाता है आपके जर्मनी में, या फिर आप कह सकते कि, चलो मैं नहीं बताऊंगा कुछ ऐसा। तो मतलब इसने आपको सबसे एक्सट्रीम पावर कह दिया कि भाई आप जैसे बच्चे बात करते थे ना, तो वो कैसे बोलते थे कि द फ्यूरर इज ऑलवेज राइट स्कूल में,
आपके एंथम्स में हर जगह पे स्कूल में ना एंथम की जगह ये कहा जाता है कि द फ्यूरर इज ऑलवेज राइट, द फ्यूरर इज दिस, फ्यूरर, मतलब पूरी इसने ना जर्मनी में हर चीज के अंदर अपने आप को डाल दिया कि हिटलर है, उससे गलती नहीं हो सकती, वो जो बोलता है। और अगर कोई हाथ ऐसे उठा लेता था ना तो लोग समझ जाते कि ये हिटलर का सपोर्टर है। तो सब वहां पे हाथ उठा लेते थे कि ये इनके अपनी जो आजकल एलन मस्क ने भी उठाया था, तो सारे लोग इस पे तनकीद करते कि ये हिटलर को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो खैर ये उसकी वो थी कि 1930 में इसने अपने आप को फ्यूरर भी कहा। अच्छा, इसकी क्या आइडियोलॉजी थी हिटलर की, ठीक है। आइडियोलॉजी मतलब ये है कि किस नजरिए का बंदा था, ठीक है। तो हिटलर की आइडियोलॉजी हमारे पास जो थी वो क्या थी, एंटीसेमिटिज्म थी, ठीक है। एंटीसेमिटिज्म तो नहीं कह सकते खैर, बट स्टिल चलो, एंटीसेमेटिक या ये ज्यूज के खिलाफ था ना। तो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि मुसलमान ये साम अलैहिस्सलाम के औलाद से है, रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं क्या कहने हैं, ठीक है। अब ये बैठे थे उनके नूह अलैहिस्सलाम के, तो साम है। तो अब साम से जो नस्ल आ रही है, तो उसमें आके एक तो साम से हमारे पास कौन कौन आ जाते हैं, इस्माइल, ठीक है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फिर बेटे आगे नीचे उसकी उनकी बात करो, ठीक है। बट ये इस शाम से ये नस्ल आती है, ठीक है। इस्माइल इस्लाम, यहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम, मैंने पहले भी बताया दी चीज़ आप लोगों को। इस्माइल इस्लाम से जो मजहब आगे निकल जाती है उसको हम इस्लाम कहते हैं, ठीक है। और जो इसहाक अलैहिस्सलाम के कौम जो चीज़ को फॉलो कर लेते हैं उसको हम ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कहते हैं, ठीक है। बट इन सब का जो अब्बा है वो कहाँ से, इनके जो अ, वो है अबाऊ अजदा, वो साम से निकल आए हैं, ठीक है, साम। तो ये नूह नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो थे, बच्चे थे जब वो किश्ती से बाहर आए ना। तो साम, खाम, याफिस, ठीक है, और किनान, ये इनके बेटे थे। तो साम था ना, साम के जो बेटे थे वो ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर जो नीचे वो है ना, उसमें इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो यहाँ से फिर हमारी जो रिलीजन आई ना, एक इसहाक अलैहिस्सलाम से ज्यूज आए और क्रिश्चियंस, मतलब इन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो कौम आई उन लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया, ठीक है। समझ आई इन चीज़ों की। अब सेमेटिज्म, अच्छा सेमेटिज्म की बात कर रहा था। तो जो भी साम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं ना, वो सब किस चीज़ में काउंट होते हैं, वो उनको कहा जाता है सेमेटिक, ठीक है, सेमेटिक। क्योंकि वो साम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, इसलिए इसको सेमेटिक कहा जाता है। तो आजकल ज्यूज ने क्या किया हुआ है कि हम ही बस साम के बच्चे हैं, बट नहीं, हम भी तो है यार, हम भी सेमेटिक हैं। तो जब ये वर्ड यूज कर देना कि एंटी सेमेटिक, तो ये सब मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यू सबके लिए होना चाहिए। बट ये क्या कर लेते कि नहीं, अपने लिए इन लोगों ने ना, ये जानबूझ के इन लोगों ने इसमें चेंज किया कि नहीं, अब मुसलमानों को तो पता ही नहीं कि वो भी सेमेटिक है। बट हम क्या करते हैं कि एंटी सेमेटिक, ठीक है, एंटी सेमेटिक नहीं है। अगर कोई इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है ना तो वो भी एंटी सेमेटिक है। कि कोई मुस्लिम के खिलाफ बात कर रहा है, मुस्लिम को दहशतगर्द कह रहा है ना, तो उसको भी हमने एंटी सेमेटिक सेमेटिक में डालना है। आप भी एंटी सेमेटिक की फरियाद करो। जस्ट जूस को ये हक नहीं है, क्योंकि हम भी तो सेमेटिक हैं। मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, वहां पे जो था ना, ये जो हिटलर, तो बुक्स में आपको मिलेगा ना एंटी सेमेटिक, हमने क्या लिखना है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंटी जूस, ठीक है। ये एंटी जूस था उस टाइम पे, इसने मिलियंस ऑफ जूस मारे थे, निकाले थे कंसंट्रेशन कैंप्स में, उसने डाल दिया था जूस को, ठीक है। ये ऊपर वाली बात बड़ी पॉइंट की थी, समझ आई ना, वो एंटी सेमेटिक वाली, ठीक है। उसको आपने सेमेटिक में सारे रिलीजन, तीनों रिलीजन आ जाते हैं, मतलब जो मुस्लिम रिलीजन थे उस टाइम पे, या अहले किताब इनको कहा जाता है, ठीक है, अहले किताब, इनके इनको कोई किताब दी गई थी, ये नहीं कि ऐसे है, ठीक है। आजकल तो आप इसको काउंट करते हो, ये क्रिश्चियंस है और ये साथ में जूस है। काफिर जो है आपके, वो बाकी जो नूह इस्लाम के जो बेटे थे, उनकी कौम से जो बंदे आ रहे ना, ठीक है, और मिसाब उनको, लेकिन जो अहले किताब थे ना, ये हजरत साम अलैहिस्सलाम की कौम से थे, इसलिए इनको सेमेटिक कहा जाता है। इसको हम अगर उर्दू में बात करें तो उसको हम साम कहते हैं, सामी जबानें या सामी मजहब, ठीक है। ये हम इस्लामियात में पढ़ेंगे, हाँ यार इस्लामियात आ रहे हैं आगे, ठीक है। तो हिटलर क्या था, उसकी आइडियोलॉजी, वो एंटी ज्यूज थे, और साथ में वो भी अथॉरिटेरियन थे, ठीक है, जिस तरह वो था अपना इसका दोस्त, ये दोनों दोस्त थे, ठीक है। बाद में ये इनका अलायंस होता है, वर्ल्ड वार 2 में इनका बड़ा हाथ है इन दोनों का, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को बढ़ाना चाह रहा था। तो एंटी आपका ज्यूज था, साथ में ये आर्यन सुपरमेसी को फॉलो कर रहा था, यही मैं ना पश्तो में इनको मैं बताई थी ना, आर्यन सुपर, आर्यन कौन होते हैं, ठीक है।
आर्यन नोबल नस्ल को कहा जाता है यूरोप में। बट जो बेसिकली आर्यन है, ये जो आपका अफगानिस्तान से स्टार्ट हो गया ना, ऊपर वाली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये सारी एरिया ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक साथ में अफगानिस्तान, ये सब एरियाज को ना, इनको क्या कहा जाता है, इनमें जो लोग रहते थे या यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके इधर उधर, उनको आर्यन कहा जाता है। और आर्यन जो है, ये नोबल नस्ल को कहा जाती है, ये जो बड़ी नस्ल थी ना। तो ये क्या कहता था कि मैं आर्यन हूँ। हिटलर क्या बोलता था कि मैं आर्यन हूँ। बाकी लोग जो है नॉन आर्यन है, उनको ये मारता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। साथ में ये कम्युनिज्म के खिलाफ था, जिस तरह मुसलिनी था, ठीक है। कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ था, ये ना एक सिंपल बात में रशिया के खिलाफ था, यूएसएसआर के खिलाफ था, ठीक। इसकी आइडियोलॉजी लोगों में इसके खिलाफ नफरत ये पैदा करते, साथ में नेशनलिज्म, ये दोनों में कॉमन है ये सारी चीजें, ठीक है। बट यहाँ भी है, इसको नाजिज्म कहा जाता है, वहां पे इसको फाशिज्म कहा जाता है। इसकी पार्टी का नाम था नाजी, उसकी पार्टी का नाम था फाशिस्ट पार्टी, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को, बड़ी इजी है। तो अगर नहीं आ रही कमेंट करें, मैं इसको रिपीट भी कर लूंगी, इशू नहीं है। बट आई होप सो, ये हमने ऑलरेडी चीजें पहली क्लास में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के बारे में, फिर हमने वर्ल्ड वॉर वन के साथ भी चीजें डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह इतनी नहीं होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा इस चीज़ की, ठीक है। खैर, तो ये हमने इसके बारे में बताया कि इसकी आइडियोलॉजी हिटलर की क्या थी। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, अपना जो क्या बनते हैं आपके, वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन में हमने कुछ इलाके लिए थे ना जर्मनी से, आपको याद है। जर्मनी ऊपर का हमने रिपरेशन लगाई थी, जुर्माना लगा दिया था कि आप गिल्टी हो, ये आपने ही क्राइम किया है, ये आपने ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट की थी। बट जब हिटलर आया ना, इसने लोगों को बोला कि नहीं, हमने तो स्टार्ट ही नहीं की, हमारे साथ ज्यादती क्यों की गई। तो हिटलर ने इस चीज को हवा दे के ना, अपने सारी जो स्टेट के लोग थे उनको खिलाफ किया, बाकी कंट्रीज के खिलाफ, कि लड़ो इनके खिलाफ, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। जर्मनी ये चीज पैन नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड वॉर वन में हिटलर का बड़ा, इसलिए मैं बोलूँ कि हाथ है। तो ये क्या करता है, अच्छा ये कुछ ना, ये हम वर्ल्ड वॉर टू में पढ़ ले, पर खैर मैं जरा सा टच दे देता हूँ। ये ना अपीसमेंट, अपीसमेंट खुश करना, अपीसमेंट ट्रीटी, जो म्यूनिक ट्रीटी की जाती है ना, म्यूनिक ये जर्मनी का एक सिटी है, वहां पे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि चेकोस्लोवाकिया का एक इलाका है, उसको ये सुदेटलैंड कहा जाता था। ये हिटलर बोलता है मैंने इसको लेना है अपने साथ, ठीक है। ये चेकोस्लोवाकिया है जर्मनी के नीचे, ये पार्ट है, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग थे। वही तो बोल रहा हूँ कि उसमें बड़ी ज्यादा हुई थी ना, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। तो ये हिटलर ने अपने पास रख दिया, ठीक है। लोगों ने बोला ओके पाजी आप रख दो, ठीक है। कौन कौन लोगों ने बोला, यूके ने बोला, फ्रांस ने, क्योंकि वो तक गए थे वॉर से, वो वॉर नहीं चाहते थे, ठीक है। तो हिटलर तो खुश होगा कि यार ये तो मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उसको मोटिवेशन मिल गई। उसने फिर बाकी यूरोप को भी क्या करना स्टार्ट किया, इन्वेट करना स्टार्ट किया। लास्ट में जब पोलैंड को इन्वेट कर लेता है ना, ये इसके लिए ना मसला बन जाता है, वाटरलू बन जाता है। यहाँ से वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट मेन जो इशू है ना, इसने क्या किया था, अपीसमेंट ट्रीटी इसके साथ जो की थी, कि चलो मैंने एक एग्रीमेंट इसको बोला कि आप क्या करो, एनेक्स कर लो, इसको अपने साथ मिला दो इस एरिया को, ठीक है। खैर 1930 में जैसे मैंने बताया, अपने आप को ये क्या कर लेता है, डिक्टेटर बना देता है, यानी फ्यूरर बना देता है, जो मैं बोलता हूँ वो सही है। फ्यूरर इज ऑलवेज राइट, यानी फ्यूरर के अलावा कोई बात करना वो गलत है। जस्ट फ्यूरर ही सबसे वो है, ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है कि ऑस्ट्रिया पर भी ये कब्जा कर लेता है, ठीक है। मतलब यूरोप में ऐसी कंट्री नहीं थी जो इसने अपने साथ क्या मिलाई नहीं थी। 1938 में ये ऑस्ट्रिया के भी साथ क्या कर लेता है, मिला देती है, यानी ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और एक साल बाद ये क्या करता है, 1939 में चेकोस्लोवाकिया को भी साथ में क्या कर लेता है, मिला देता है, ठीक है। चेको ZECHO, चेको स्लोवाकिया, SLOVA, स्लोवाकिया, ठीक है। VAKIA, ये चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, जर्मनी के नीचे वो थी। तो इसने क्या किया कि उसको भी साथ में पूरी चेकोस्लोवाकिया को मिला दिया। स्टार्ट में जो म्यूनिख की एग्रीमेंट हुई थी ना, उसमें इसको बताया कि आप जस्ट क्या ले लो, चेकोस्लोवाकिया की ये ऊपर वाला पार्ट ले लो, ये वाला जहाँ पे जर्मन लोग हैं। लेकिन इसने क्या किया, 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर लिया, अपने साथ इसने शामिल कर दिया। फिर एंड में ये पोलैंड पर भी कब्जा कर लेता, वो कर लेता। इससे क्या होता क्या है हमारे पास, के वर्ल्ड वन की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
बाकी रशियन रेवोल्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या होता, ये भी हमारा एक टॉपिक का है। यहाँ से हमने क्या किया, हिटलर साहब को थोड़ा बहुत पढ़ लिया किसने क्या। बाकी इस पर आप ना ब्रिज हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों में कोई इंटरेस्टेड है पीएचडी करने में, उसको हिटलर के ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा मटेरियल है। बट ये है कि आपको ना हिस्ट्री का थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। और बाद में आप अगर कोई ना कोई बुक कंसल्ट करते हैं या नोट्स किसी भी चीज़ से, तो आप फिर क्या करें, इसको डिटेल में अपने लिए कर सकते हैं। बट आपको एटलीस्ट, मैं अगर सीरियसली बताऊँ ना, तो आपको पूरी हिस्ट्री का बस पता होना चाहिए, ठीक है। और इतना पता हो कि आप कुछ लिख सको उस पर, ठीक है, ब्लैंक ना भेजो। लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक हिटलर को उठाओ और इस पर ना पूरी 3 महीने नोट्स बनाते जाओ और लेक्चर लेते जाओ और पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं। खैर, पीएचडी करना चाहते हैं कुछ लोग, तो ये मैं नहीं बता रहा, ये वो एक सी से स्पेशल वाले वो थे, पास आउट थे, मतलब पास किया था उसने ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो बोल रहे थे कि यार आप लोग क्या करते हो, मतलब एक पेपर पे आप लोग ना स्टार्ट से हो जाते हो कि ये हिटलर है, अच्छा ये कल इतवार के दिन इसने क्या किया था, फिर नेक्स्ट दिन ये कंसंट्रेशन कैंप, फिर ये मतलब एक एक दिन का इन लोगों ने हिसाब लगाया होता है। और वो उसने जितनी गवर्नमेंट की है, ठीक है, टिल 1945 या कब तक, जब उसने अपने आप को साइड में मार दिया, ये पूरी आपके 25 ईयर्स है, 20 ईयर्स, एक एक दिन का आप लिखोगे तो ये तुम, इस पे तो 1000 लोग पीएचडी कर सकते हैं। खैर, तो जैसे मैंने बताया कि भैया आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था और बेसिकली सारी इश्यूज क्या आते हैं। अच्छा, द ग्रेट डिप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, द ग्रेट डिप्रेशन है क्या, ठीक है। पहले हम रिप्रेशन कर लेते, फिर डिप्रेशन कर लेते, बट खैर लिख लेते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, DAPRESSION, ठीक है। ये आप और हमारा वाला डिप्रेशन नहीं है, ये दूसरा डिप्रेशन है, ठीक है। इसको द ग्रेट डिप्रेशन नाम दिया जाता है, द ग्रेट भी लिख लेते हैं, ठीक है। द ग्रेट, द ग्रेट डिप्रेशन इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा डिप्रेशन था, इसने पूरे यूरोप और बल्कि वर्ल्ड को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। द ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है कि आपका जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट जहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट या जो भी चीज़ है ना आपकी फाइनेंशियल, यूएस की बात करूँ, स्टॉक मार्केट क्या कर लेता है, स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर लेता है, ठीक है, 1929 में। यानी 1919 में, 1929 में क्या कर लेता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर लेता है। वो जो आप ड्रामा वगैरह में आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में शेयर्स ड्रॉप हो गई या मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट दिवालिया हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्लोबल ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। जब ये मार्केट क्रैश हो जाती है यूएस में, ठीक है, ये वॉल स्ट्रीट का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, वो मार्केट की बात करें, वो कर जाते हैं क्रैश, यानी डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है, वहां पे सारी लोग ना खसारे में चले जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक क्या आ जाते हैं, क्राइसिस, ठीक है। लोगों के पास मतलब वही दोबारा से वही सिचुएशन आ रही, ब्रेड के पैसे नहीं है, इकोनॉमिक हर चीज, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इतनी चीजें महंगी हो गई और लोग दोबारा से गरीबी की तरफ चले गए। अब इससे जो यूरोपियन इकोनॉमी से, यूरोपियन कंट्रीज पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। साथ में आपकी जो पूरे वर्ल्ड थी ना, स्पेसिफिकली यूरोप, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। यूएस के अंदर भी और जितनी भी कंट्री थी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी रॉकेट हाई, जो आपकी ना इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये क्या बोलते हैं कि स्काई रॉकेटेड, ठीक है। तो स्काई रॉकेट आपकी क्या चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, नहीं वो आसमान से बातें करना, इतनी वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी उस टाइम पे। कोई कार वो ही नहीं था, जॉब ही नहीं था लोगों के लिए। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट किस, जब जॉब नहीं होते किसी उसके लिए, बंदों के लिए, वो ऐसे घूम रहे होते इधर उधर, तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब होना, अनएम्प्लॉयमेंट ना होना। तो जॉब नहीं थी, सारी जॉब चलेगी। लोग क्या कर रहे थे कि वो जो जर्मनी और साथ में स्पेसिफिकली ये जो बरतानिया था, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई चीज से। और साथ में मसलिनी भी कुछ हवा दिया इटली के अंदर, ठीक है, ताकि इस चीज को यूज कर सके इस ग्रेट डिप्रेशन को आगे, ठीक है जी। अब यहाँ से होता क्या है बेसिकली कि एक्सट्रीमिज्म की राइज होती है, यानी वर्ल्ड में एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले लोग कि वो सिर्फ एक चीज को मानते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उनकी राइज हो जाती है। इनको हम सिंपल जबान में पॉपुलिस्ट भी कहते हैं आजकल, ठीक है। पॉपुलिस्ट लीडर या फिर उस टाइम पे चलो हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीम वाले
आइडिया वाले लीडर्स क्या कर लेते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपका फाशिज्म था, ठीक है, एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे क्या था, कम्युनिज्म था, ठीक है। दोनों, यहाँ पे फाशिज्म में क्या था, ये भी अथॉरिटेरियन रिजीम था इसके पास। यहाँ जो स्टालिन था, तो उसके पास भी एक्सट्रीम पावर थे। जो कम्युनिज्म, जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, इक्वालिटी को, स्टेट की सब चीज स्टेट के कंट्रोल में थी। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले लोग, प्लस आपका नाजी जर्मनी भी है, बट वो 1933 में पीक पे पहुंच जाता है। बट स्टिल यहाँ से इसकी क्या स्टार्ट हो गई थी, जर्मनी की या हिटलर की स्टार्ट हो गई थी इसका पावर में राइज होना। तो ये ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ कि दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगी, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है, जो आपका यूएस था, इसने कुछ असिस्टेंट भी दी जर्मनी को, ठीक है। यूएस, इसने क्या किया कि कुछ असिस्टेंट्स दो कंट्रीज को देना स्टार्ट किया ड्यूरिंग द डिप्रेशन। कि आप इकोनॉमिकली वीक हो तो चलो आपको हम ये चीज़ें देते हैं, एड से देते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें, बट उसने थोड़ा बहुत हेल्प किया कंट्रीज की, बट नाकाम हो गए ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा, ये जो आपका था ना 1920 से 19 या 1915 से स्टार्ट करो चलो, टिल 1928, ठीक है। 20 कर लो तो रोटिंग कर 20 आ जाएगा। 20 जैसे स्टार्ट हो जाती है ना, बस 20 समझ लो, ठीक है। 30 तक ये जो होती है ना, इनको 20s कहा जाता है ना, तो इसमें बीच में 20 यहाँ पे तो डिप्रेशन आता है 29 को, तो 30 हटा दो। इसको कहा जाता था रोरिंग 20s, रोरिंग 20s ऐसे लिख देते। मतलब आपके जो आपका था अमेरिका, यूएस में इंडस्ट्रीज थी ना, तो वहाँ पे वेपन्स बन रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में कपड़े, जैसे आर्मी के आपके शूज, आपके खुराक, आपके ब्रेड की आपकी जो थी इंडस्ट्री, आपके एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें ना पीक पे जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं और बाकी कंट्रीज को क्या दे रहे थे, ठीक है। जब आपकी वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद भी जो वो वाला काम चल रहा होता है, क्या बोलते हैं उसको, दोबारा से सेटलमेंट किया जो भी, उसमें यूएस ने क्या किया कि कंट्रीज की हेल्प करना स्टार्ट की, ठीक है, जिसका नाम है डॉज प्लान, ठीक है। 1924, यानी 1924 में, आज से चलो, आज तो 25 है ना, 2025 से 2024 पे जाओ, तकरीबन 100 साल पहले डॉस प्लान इसने क्या किया, अनाउंस किया यूएस ने, कि मैं क्या कर सकूं, वो जो जंग में कंट्रीज का बुरा हाल है उनकी हेल्प कर सकूं, तो इसने असिस्टेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। जिससे अब ज्यादातर इम्पैक्ट तो जर्मनी पर पड़ा था, क्योंकि जर्मनी ने रिपरेशन अदा करनी थी ना बाकी कंट्रीज को, गिल्ट जर्मनी पर आया था। तो उससे जर्मनी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, जर्मनी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आ गया, और हारा भी तो जर्मनी था। बट जब ये डिप्रेशन आया ना, तो डिप्रेशन के दौरान इसने क्या किया, यूएस ने, इसने वो असिस्टेंट बंद कर दी जर्मनी पर, कि हमने नहीं देना आपको कोई असिस्टेंट, क्योंकि हम खुद यहाँ पे खराब हो गए। जैसे वॉर खत्म हो गई, तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हमने कर ली। मतलब यहाँ पे पहले तो जंग चल रही थी ना, तो जो चीजें बनती थी ना, वो वहां पे जाके यूरोप में यूज होती थी वॉर के अंदर, ठीक है। वॉर के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो वही यूएस के अंदर हो रही है। इतने पैसे थे लोगों के पास ना, कि लोगों ने जाके बैंक्स में रखना स्टार्ट किया। बैंक्स में जब रखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो था, वॉर वॉर तो खत्म हो गई 20s में। अब जब आपकी 20s में वॉर खत्म हो गई, तो लोग बड़े अय्याश थे, मतलब इतना इनके पास पैसे थे यूएस वालों के पास, कि इन लोगों ने जाके ना स्ट्रीट मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट में। जब इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो अफवाहें फैल गई कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। उसी हुआ क्या कि लोगों ने अचानक अपने बैंक्स को बोला, और अपने जो थे आपके स्टॉक मार्केट से पैसे निकालना वो किया, कि हमें वापस दो अपने पैसे, ठीक है। हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, आपने
क्या बोलते हैं उसको यार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बैंकों से पैसे निकाल दिए लोगों ने। ये बैंक है, इसको मैंने क्या किया, जब वॉर चल रही थी मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, क्योंकि मैं एक फार्मर था, तो मैं एग्रीकल्चर चीजें बना के वो यूरोपियन कंट्रीज बेचता था। मुझे काफी पैसे मिल गए थे वॉर के दौरान, क्योंकि यूज हो रहे थे। पाकिस्तान ने भी कोरियन वॉर के दौरान सेम किया था। लेकिन जब कोरियन वॉर खत्म हो जाती है, हमारा बेड़ा हर कुछ बेड़ा तो नहीं खैर, लेकिन ट्रेड खत्म कम हो जाती है हमारी, ठीक है, क्राइसिस आ जाते हैं। तो इस तरह यूएस ने भी काफी फायदा उठाया लोगों ने। लोगों के पास इतने पैसे थे, इन लोगों ने क्या किया, बैंक्स के अंदर रख दिया। उसके बाद क्या, लोग ना अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर क्या किया जाता है कि लोगों ने अचानक से सारे बैंक से ना अपना पैसा निकलवाना स्टार्ट किया, कि यहाँ पे ना ये बैंक्स दिवालिया होने वाले हैं। और इन लोगों ने स्टॉक मार्केट में क्या कि इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो लोग क्या करते थे कि बैंकों से पैसे निकालते थे, स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी गाड़ियां, अपने घर और पता नहीं क्या क्या चीजें गिरवी रखवा के वहां से पैसे लिए बैंक से, और वो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कि इन लोगों ने इन्वेस्ट की। बट अचानक क्या किया जाता है, द ब्लैक थर्सडे का नाम दिया जाता है। उस दिन क्या किया जाता है कि आपका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। जब आपका स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, तो लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट किस में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। अब जब वो मिट्टी में मिल गई, 1929 की बात कर रहा हूँ, अब होगा क्या। जब आपके 1929 में सारा क्रैश हो गया, लोग ना बिल्कुल गुर्बत की तरफ आ गए। अब क्या होगा, जो जर्मनी को मदद जा रही वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो जर्मनी में नेशनलिज्म क्रिएट होगी। हिटलर उसको हवा देगा कि यार ये देखो, ये तो हमारे साथ जाती हो रही है। एक तो हमने कोई स्पेसिफिक किया नहीं उसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में, बट सारी जिम्मेदारी हमारी ऊपर क्यों, बाकी भी तो कंट्रीज थी उनके ऊपर क्यों नहीं। और अभी हमारी वो जो हेल्प यूएस की तरफ से आ रही थी, वो भी बंद कर दी। तो यहाँ से लोगों के अंदर क्या हो गया, नाजी कंपनी या नाजी पार्टी में शामिल होना स्टार्ट हो गए, और हिटलर की राइज हो जाती है। तो ये मैंने जस्ट ये जो था अपना। अच्छा, साथ में ना उस टाइम पे एक ओवर प्रोडक्शन लोगों ने कर दी थी। ओवर प्रोडक्शन मतलब कि जमीन है ना, एक जमीन है, ओए होए मेरे पास चार्ज खत्म हो गया इसमें। एक जमीन है, इसके अंदर आप कितने, लाइक, यार ये बच्चे कहाँ गए। चलो, मेरे हमारे पास ये जमीन है ना, ये वाली। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं, ये 10 एकड़ है, और मैं इसमें 20 किलो का ना कोई गंदम काश कर सकता हूँ, ठीक है। बट लोगों ने क्या किया, जब वॉर चल रही थी ना, लोगों को पैसे चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा कमाना। तो लोगों ने क्या किया कि इसमें ना ओवर प्रोडक्शन की, कि जैसे एक फसल खत्म हो रही, दूसरी लगा रहे, दूसरी लगा रहे, और ओवर प्रोडक्शन की, तो ये ना उसमें बंजर बन गई सारी जमीनें। तो इससे आया डस्ट बॉल नाम का, क्या आया था उस टाइम पे, फेमेन आया था। या उसको क्या कहते हैं, जैसे वो हवा आ जाती है पूरी, इसको ना ड्राउट। इनकी जो वो थी जमीन है, वो ड्राउट में चली गई थी, ठीक है। ड्राउट कहते लोग, बट ये ड्राउट है, ठीक है वर्ड। तो इनकी जमीनें बंजर हो गए, ठीक है। इनके पास प्रोडक्शन की कुछ रहा नहीं। जो इन लोगों ने ओवर प्रोडक्शन की थी इंडस्ट्री के अंदर, उसको खरीदने के लिए कोई बंदा नहीं है। इनका स्टॉक मार्केट वो हो गया, क्रैश हो गया। तो होगा क्या आगे, कि ये वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ क्या करेगा, लेके चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन का हमने कोट लिखना है, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, कि ये किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ लेके चला जाता है कंट्री को। द ग्रेट डिप्रेशन was severe and prolonged, setting the stage for the World War II या 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोट कर सकते हैं इस चीज में। चार्ल्स, जो वो है, क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन है। तो और इकोनॉमिस्ट भी है साथ में। क्योंकि ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, यही चीज तो वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ दुनिया को लेके गया। जैसे मैंने बताया ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, कि लोग, सॉरी, ग्रेट डिप्रेशन में लोग गरीब हो गए यूएस वाले, और यहाँ पे जो जर्मनी को सपोर्ट चाह रहा था वो बंद कर दिया। तो उससे होगा क्या, कि जर्मनी में क्या नेशनलिज्म ऊपर की तरफ जाएगी, कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, ब्रेड की प्राइसेस जा रही ऊपर। तो हिटलर आएगा, हिटलर क्या करेगा फिर, वो आपको पता है। हिटलर उसको ना एज अ फ्यूल यूज करता है, और लोगों के अंदर एक्सट्रीमिज्म क्रिएट कर लेता है। और फिर जाके वो कंट्रीज पर हमला करता है, पूरी यूरोप को उसने इवन वो कनकर कर लिया था। उसमें मैं एक वीडियो भेजूंगा, बड़ी अच्छी वीडियो है ध्रुव राठी की ना, उसमें पूरे उसने क्या हिटलर को एक्सप्लेन किया हुआ है, विद डिटेल और रेफरेंसेस के साथ। तो मैं भेज दूंगा उसको, ठीक है। और तो वो क्या करता, पूरी यूरोप को उसने क्या किया, जब लेकिन एंड में जब वो पोलैंड और फिर जाके रशिया पर अटैक कर लेता है ना, तो ये उसके लिए बड़ी एक वो साबित हो जाती है। जंग में वो हार जाता है।
अच्छा, हम क्या करते हैं कि सेकंड वॉर पे आते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोल्ड वॉर बच जाता है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास छोटा सा टॉपिक, द फॉल ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। वो इसी के अंदर हम क्या करें, डिस्कस करने की। चलो मेरे पास चार्ज हो गया थोड़ा बहुत, मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करने क्या चीज़, अब आपको वर्ल्ड वॉर टू के लिए स्टेज सेट हो गए ना, कि क्या क्या हुआ था बीच में 1918 से लेके 1939 तक, क्या क्या हुआ, कुछ याद है आप लोगों को? सबसे पहले मैं यार, मैं दोबारा क्यों रिवाइज करता हूँ? ये आपको सही है रिवाइज करना, या फिर मैं जाऊँ चीज़ों को खत्म करूँ? मैं इसलिए करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1918 में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन एंड हो गई, बट हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई किया, ठीक है, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि जर्मनी को हमने गिल्ट ठहराना है। फिर उसके बाद जर्मनी पर हमने कुछ जुर्माने लगा दिए, और साथ में यूएस ने क्या किया, कंट्रीज की सपोर्ट करना स्टार्ट की, जैसे मैंने बताया था ना कि लोगों के पास काफी पैसे था उस टाइम पे, तो जर्मनी को असिस्टेंट और सारी चीजें मिलती थी। उसके बाद हमारे पास क्या किया जाए कि 1928 का क्या आता है, 1929 का आपका एक तो डस्ट बाउल आता है। अच्छा, ये डस्ट बाउल नाम याद आ गया, गुड। ठीक है, डस्ट मीन डस्ट, जो वो वाला डस्ट है ना, ठीक है, डस्टबिन वाला। डस्ट बाउल, BOWL बाउल, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा नाम, खैर ऑपरेशन तो नहीं था, ऑपरेशन डस्ट बाउल, ऐसा ऐसा कुछ था, खैर इस पर आप सर्च कर ले, डस्ट बाउल की क्या था, ऑपरेशन डस्ट बाउल, ये कुछ ऐसा याद आ रहा है। ये चीज आई हमारे पास 1928 में। साथ में आपका 1929 में क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई। उसे हुआ क्या कि ना, आपका ना वो जो था, दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। अच्छा, बाय द वे, मैं ये रिसेशन की बात कर रहा हूँ, रिसेशन क्या है डिप्रेशन क्या है, इन दोनों में फर्क, ठीक है। रिसेशन एंड डिप्रेशन। रिसेशन उसको कहा जाता है कि आपके एक किसी भी कंट्री में या किसी भी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ अरसे के लिए रहती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए, 3 4 5 दिन के लिए, जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में है कंट्री, जैसे हमारी कंट्री थी पिछले साल या पिछले महीनों में, जो तो कुछ देर के लिए वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। लेकिन जब ये सवियर चला जाता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो और टाइम भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, साल के लिए या फिर 2 3 4 महीनों के लिए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। कि कंट्री किस चीज में है, डिप्रेशन में, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई, तो ये पे डिप्रेशन कहलाता है। तो डिप्रेशन इज बेसिकली द पीक ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब डिप्रेशन पीक को पहुंच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर डिप्रेशन बोलते हैं। जब डिप्रेशन फिर नीचे आता है तो ये दोबारा डिप्रेशन की तरफ आता है, कंट्री बेहतर होना स्टार्ट करती है। समझ आया इस चीज का? अच्छा है। तो वर्ल्ड वॉर वन में हमने क्या करना था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू में हमारे पास जो मेन इवेंट्स थे ना, सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपका बंदा क्या नाम है उसका, हिटलर, ठीक है। हिटलर क्या करता है कि 1939 को इन्वेड कर लेता है, किस चीज को, पोलैंड को, ठीक है। ही इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड को क्या किया उसने, इन्वेड किया। तो यहां से ये स्टार्ट हो गया आपका वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, यानी हिटलर साहब ने, ये जर्मनी लगा मैंने, ठीक है, समझ तो आ रहा हो ना आप लोग को। जर्मनी ने क्या किया कि आपका जो सितंबर था ना, सितंबर का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हिटलर साहब ने क्या किया, इन्वेट किया किसको, पोलैंड को, 1939 को, ठीक है। अच्छा, इसके रिजल्ट में ना, जब आप किसी कंट्री को, मैं वही बता रहा हूँ ना कि इनके ना किसी के साथ ट्रीटीज होती है, या उस टाइम पे जो वर्ल्ड पावर्स थे, फ्रांस था आपका, ग्रेट ब्रिटेन, उन लोगों ने वार्न किया था कि चलो आपने बहुत कर लिया, आपने चेकोस्लोवाकिया को पूरा आपने कब्जे में कर लिया, लेकिन आपने पोलैंड को नहीं करना, ये आप लिमिट को क्रॉस कर लोगे कि अगर आपने कर लिया। तो ये कहता है चलो यार, बाढ़ में जा आप लोग का लिमिट, मैं कर लेता हूँ, चलो आप लोग देखो क्या करते। तो जब इसने पोलैंड को एनेक्स किया या फिर इन्वेड किया, तो जो फ्रांस और जर्मनी था ना, इन लोगों ने क्या किया, सॉरी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन यानी बर्तानिया, इन लोगों ने वॉर डिक्लेयर की जर्मनी पर, ठीक है। काफी हवाएं चल रही है आज, पता नहीं क्या है, अल्लाह खैर करे। खैर,
तो इन लोगों ने जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो आपका सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, ठीक है, ये और हिटलर ना दोनों अब तक तो दुश्मन थे, लेकिन देखो ना कभी कभार दुश्मन के साथ भी आपको अलायंस बनाना होता है। इसने रशिया को राजी किया, किसने? जर्मनी ने, यानी हिटलर ने। ठीक है, क्या आप क्या करो, जब मैं हमला करूँ ना पोलैंड पे, तो आप एक तो फिनलैंड पे हम एक तो फिनलैंड था, ठीक है, उसके साथ रशिया के पास, वो इसने अपने कब्जे में लिया, उस पर अटैक किया। साथ में रशिया ने क्या किया, एक और चीज, यूएसएसआर ने, ये जो पोलैंड था ना, पोलैंड वाला अपर पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्ट की तरफ, ये वाला, यार, ठीक है, ये रशिया है इस साइड पे, यानी यूएसएसआर। तो इसने क्या किया कि ये वाला पार्ट भी अपने साथ क्या किया, शामिल कर दिया, इन्वेट किया। किसने? यूएसएसआर ने, ये पोलैंड ने, ये जर्मनी ने। ठीक है, अब जर्मनी यहाँ तक आ गया था। तो दोनों ने क्या कि एक दूसरे के साथ अलायंस किया था, जर्मनी और यूएसएसआर ने। ये बड़ी गलती थी इसकी, बाद में नहीं पछताएगा। जो कोल्ड वॉर है ना, वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती कि आपने क्यों हिटलर की हेल्प की थी स्टार्ट में, यूएस इसको बोलेगा। ठीक है, पोलैंड को इन लोगों ने क्या किया, कुछ हिस्सा इसने रखा, कुछ हिस्सा इसने रखा, लेकिन जैसे ही इसने रखना था, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई और फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक हो गए। ओके, हमारे पास अम, ये मेन इवेंट्स को डिस्कस कर लें इसके, या मेन चीजों पे चले जाएं। ठीक है, इसमें ना मैं कुछ नाम लिखता हूँ, बट आप खुद सर्च कर लें, बैटल्स। ठीक है, बैटल्स बोलते हैं वॉर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक इलाके पर जो वॉर्स होती है, यानी बैटल्स कहा जाता है उनको। ठीक है, जंग के अंदर। तो कुछ बैटल्स है, ठीक है, जैसे द बैटल ऑफ ब्रिटेन है। ठीक है, ये हमारे पास एक था, द बैटल ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, ऑपरेशन बारबारोसा, 1941 में। ठीक है, बारबारोसा पर आजकल मूवी भी बनी है, उसमें पाकिस्तानी चैनल्स पर ना आ गई है, ये अर्तगल साहब उसमें है। तो बारबारोसा, वो लीडर थे, मुस्लिम लीडर थे उस टाइम पे। और मेडिटेरेनियन सी में ना ये क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते आपका, क्या नाम था उसका, ऑटोमन एम्पायर की चीज़ों को। बट खैर, ऑपरेशन बारबारोसा, ये आपका उस टाइम पे था एक इवेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है पर्ल हार्बर अटैक है, ये तो आपको पता है, 1941 में। ठीक है, पर्ल हार्बर अटैक है, जापान ने जो अटैक किया था यूएस पर। अब यहाँ पे यूएस भी इस जंग में कूद गया, पहले यूएस नहीं था जंग में। ठीक है, अब यूएस आएगा 1941 में, जब इसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। किसने? जापान ने। फिर उसके बाद आपका है डी डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी डे, ये इस पे मूवीज बनी ना, हमको अब मजा आएगा इन मूवीज को देखने का। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो डी डे वाली मूवी है ना, साथ में कुछ और है बड़ी अच्छी, मैंने सारे देख ली थी, मतलब ऑलमोस्ट, अभी भी बहुत सारे हैं। तो अब आपको ना आपकी नजरों के सामने होगा कि यार हो क्या रहा है बेसिकली यूरोप के अंदर। ये जो डी डे है ना, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे सोल्जर्स अपने बचा लिए थे, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन लोगों ने किया होता है, 1944 में ये। ठीक है, देन हमारे पास 1945 में, 1945, द फॉल ऑफ बर्लिन। ठीक है, ये मेन इवेंट में हम डिस्कस कर लें, यानी जर्मनी का फॉल। ठीक है, जर्मनी क्या कर लेता है, जब यूएस आपका क्या था, 1945 में। ठीक है, ओह वाला खैर, या मैं दरवाजा बंद करूं, मैं तो डर रहा हूँ। ओके जी, तो हमने क्या डिस्कस किया, एक तो डी डे, फिर इसके फॉल ऑफ बर्लिन हमने डिस्कस किया कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने हार मार दी कि भाई हाँ हम क्या कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं और हम मान रहे इस चीज को। बट यहाँ पे जिस मैंने बताया ना कि एक नई पावर आई थी आपका जो था, क्या बोलते उसको, जापान, वो हार नहीं मार रहा था। ठीक है, कमेंट नहीं। अच्छा, जर्मनी जो फॉल ऑफ बर्लिन था ना, ठीक है, बर्लिन 1945 में। ठीक है, अप्रैल 1945, 1945 में, यहाँ पे
जर्मनी ने बोला चलो सही है, ओके, मैं ना जंग खत्म कर लेता हूँ। बट जापान जो था ना वो अभी भी लगा हुआ था, ठीक है। वो उसने आधे एशिया को साथ में कब्जा कर लिया था और आगे जा रहा था। ये उसने अटैक उस पर भी कर लिया, यूएस पर भी कर लिया था। बट एट द एंड क्या किया जाता है कि यूएस इस पर जब एटॉमिक बम गिरा देता है ना, फिर ये तौबे करता है कि गलती होगी मुझसे, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस अपने बॉम्ब गिरा देता है, बम। तो ये क्या कर ले, फिर सरेंडर कर लेता है। लेकिन उससे पहले ये नहीं करता था। आप भी पता है क्या, आपसे कोई पूछे ना कि यार ये तो बड़ी ज्यादा करी यूएस ने, अगर यूएस ये ना करता ना ये बम, ये जापान ना पाकिस्तान तो क्या, ये बड़े बड़े पावर्स को अपने उसमें किया होता। ये इतने जालिम है ना। जापान के बारे में आप पढ़े जब इनकी वॉर्स हुई है, ये 1818 1882 1889 या 1890 में एक वॉर है। फिर इनका 1904 में एक वॉर है उसके साथ, रशिया के साथ। फिर ये मंचूरिया में इनका वॉर है। इनकी दो वॉर चाइना के साथ हुई, आप उसके बारे में जरा हिस्ट्री पढ़ ले। बहुत जालिम ये इनकी जो है जापान वाली। साथ में जब इसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, अब यूएस ना करता ना ये, तो ये दुनिया को गा लेता। तो ठीक है, कभी कभार कुछ चीजें ना गलत होती बट वो अच्छी के लिए होती। खैर यार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पूरी दुनिया के अंदर ना वॉर स्टॉप हो जाती है, ठीक है। पैसिफिक में कब होती है, पैसिफिक वाला एरिया ना, ये पैसिफिक ओशन है, इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जापान है और ये साइड पे यूएस है। तो ये पैसिफिक ओशन में वॉर चलती है 45 तक। जब बम गिरा देते ना, फिर जापान ना बोल देता है कि हाँ अब मैंने स्टॉप करना है वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो गई, एंड हो गई, जब जापान पर एटम बम गिरे। तो सेम जैसे मैं, अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में ना ओवर 70 मिलियन या इससे भी ज्यादा लोग ना ये क्या हो गए थे, इनकी डेड हो गई थी, डेथ हो गई इनकी, ठीक है। और सिविलियन कैजुअलिटीज इसमें सबसे ज्यादा थी। वही सेम चीज वर्ल्ड वॉर 2 की तरह, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। कोई भी वॉर होती है ना तो साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस भी लेके आती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लोगों के पास कुछ मिलता नहीं है। पॉलिटिकल चेंजेस हमारे पास कुछ हो जाती, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ लोग बड़े जो है डिक्टेटर बने होते, लेकिन हमेशा तो नहीं होती ना, कभी कभी आपको ना फॉल तो होना है। वो बोलते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है, सेम नहीं रहता। अब यहाँ पे फॉल ऑफ नाजी होती है, ठीक है, नाजी जर्मनी, फॉल ऑफ नाजी जर्मनी। तो हिटलर की ना बिल्कुल हो जाती है, साथ में फाशिस्ट इटली मुसलिनी, ठीक है। मुसलिनी जिस जगह से खड़ा हुआ था ना, फेमस हुआ था, उसी जगह पे उसको फांसी दी जाती है, और उन्हीं इटालियन के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लें। जब ये भाग रहे थे ना एंड में ये मुसलिनी, तो जो जर्मन फोर्सेस ना वो इसको रिस्क्यू कर लेते, जो जर्मन कमांडोज भेज के। तो इसको लेके चले जाते जर्मन पास में, फिर ये वापस आता है, इसको कैप्चर किया जाता है वहां पे, और इसको ना फांसी दी जाती है और मर जाता है ये। साथ में थर्ड पावर जो थी ना वो कौन थी, इम्पेरियल जापान, ये इम्पेरियलिस्ट था जापान, ठीक है, इसको इम्पेरियल जापान कहा जाता है उस टाइम। तो ये तीनों ना, इनकी डाउनफॉल हो गई, ठीक है, इन दोनों तीनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे ना एक और चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर, ये समझो हम उसकी भी बात करें, कोल्ड वॉर की भी बात करें। ये जर्मनी थी ना, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ ये, वही अगर आप लोगों को कुछ याद उसके बारे में। पहले तो हम बना देना हाथी जैसा, लेकिन आप थोड़ी सी ना चलो चेंज बनाते, ये बना देते हैं, ठीक है। अब जर्मनी ना चेंज हो जाती है, इसके अंदर ना डिवीजन हो जाती है, ये जो था क्या बोलते हैं इसको, ये अब वर्ल्ड वॉर 2 जैसे खत्म होगी ना सॉरी, तो यूएस का एक पार्ट हो गया, एक पावर आ गई दुनिया में, और एक पार्ट यूएसएसआर आ गई दुनिया में। इनके बीच में ना वॉर होगी, ठीक है। हालांकि अब एक दूसरे के साथ थे, इनकी वॉर बेसिकली किस चीज पे स्टार्ट होगी, दूसरे के साथ। यूएसएस को बोलता है कि आपने स्टार्ट में हिटलर को सपोर्ट क्यों किया, ठीक है। और आपने क्या किया कि पोलैंड का एक पार्ट रख दिया, साथ में फिनलैंड पर भी आपने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन वही हिटलर जर्मनी क्या करता है, 1941 1941 को रशिया को भी एनेक्स कर लेता है, यानी इस पर भी हमला कर लेता है जर्मनी, ठीक है। ये पूरा आपका अगर यूरोप है, ठीक है। तो जर्मनी यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है, स्टार्ट होके आपके चलो यहाँ से ना, ये रशिया है पूरा। जब एंड तक पहुंच गए ना आपके जर्मनी, तो 1941 में इसने क्या किया, इसने रशिया को भी इन्वेड किया।
रशिया को जैसे इन्वेड किया, रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे ना इसकी अल्टीमेट डिफीट लिखी थी। और अगर आप कह लेना इसकी बहुत बड़ी गलती वो ये थी कि इसने रशिया को इन्वेड किया, हिटलर ने। ठीक है, मतलब सब लोगों से इसने क्या किया, दुश्मनी पाल ली। पहले चलो फिर भी हो जाता। और साथ में जब इसका दोस्त था जापान, चिंचू, उसने यूएस पर हमला कर दिया पर्ल हार्बर पर, ये उसने बड़ा मिस्टेक की। इस वजह से ना इनकी डाउनफॉल होगी। हालांकि इसने पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया था बंदे ने, ठीक है, हिटलर ने। बट यहाँ पे जो यूएस है और यूएसएसआर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये बोलता है उसको कि आपने हिटलर को क्यों सपोर्ट किया स्टार्ट में, ठीक है। यूएसएसआर इसको ब्लेम करता है। यहाँ से इनकी ब्लेम गेमिंग के बाद इनकी सेल्फ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो सेम गोज फॉर जर्मनी। पेपर में आपने बनाना हो, आपको मैप नहीं आता कोई बात नहीं, आपने ये करना है, ठीक है। ये क्या मतलब है, ये पूरी जर्मनी है। आपने एग्जामिनर को बताना कि ये जर्मनी मैंने बनाई है, ये अंडा मैंने बनाई, ये जर्मनी है। जर्मनी के दो पार्ट्स हैं, एक है वेस्टर्न पार्ट्स और एक है ईस्टर्न पार्ट्स। मैंने बताया था कि नॉर्थ, ठीक है, साउथ, और आपका वेस्ट और आपका ईस्ट, ठीक है, डायमेंशंस। सॉरी। तो जो आपका वेस्टर्न पार्ट था, ये किसके सपोर्ट में चला गया, ये यूएस के कंट्रोल में चला गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो ईस्टर्न जर्मनी थी ना, ये किसके पास चला गया, ये यूएसएसआर के पास चला गया, ठीक है, रेड से लेकर। यहाँ पे कौन है, यूएसएसआर। तो जर्मनी को डिवाइड किया। अच्छा मजे की बात, थोड़ा साफ कर लेते इसको यहाँ से, ठीक है। ये आपका जर्मनी है ना, तो जर्मनी के अंदर आप देखो, ये अंदर एक पार्ट बनाओ, ये वाला छोटा, एक आपने बड़ा बड़ा अंडा बनाया, उसके अंदर एक और अंडा बनाया, लेकिन ईस्टर्न पार्ट पे बनाना है। ईस्टर्न पार्ट किसके पास था, यूएसएसआर के पास, ठीक है। इसके अंदर आपने दोबारा से एक लाइन लगानी है। इसमें जो ईस्टर्न पार्ट है, ये बेसिकली इसका नाम तो बर्लिन, ठीक है, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन सिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ईस्टर्न बर्लिन सिटी है, ये यूएसएसआर के पास थी, ये वाली। और जो ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न थी ना, ये किसके पास है, ये आपकी यूएस के पास, यानी यहाँ पे कैपिटलिज्म, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कैसे सप्लाई करेंगे चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे लोग हैं, एक जैसी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। बट ये पूरी ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक ये पार्ट है पूरा, ये इसके साथ कनेक्टेड है वेस्ट के साथ। तो ये क्या करते थे, थ्रू आपका जो लैंड है एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेट करते थे। बट यहाँ पे ना ये भी स्टॉप की जाती है, ठीक है। इनके बीच में क्या किया जाता है, ब्लॉकेड किया जाता है। यहाँ पे जो पुल्स या जो भी इनके साथ कनेक्ट होता है ना वेस्ट के साथ, उसको ख़त्म किया जाता है। तो जब उसको ख़त्म किया, तो यहाँ पे इसने तकरीबन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्ट वाले, इन लोगों ने अराउंड 9 मंथ्स या इससे भी ज़्यादा कुछ मंथ्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, ये 1949 की बात कर रहा हूँ, 1949 की बात, सही है ना, 1949 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं। तो 1949 में यहाँ पे एक और चीज, अच्छा इसको ना बर्लिन, बर्लिन 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 ब्लॉकेड, ठीक है। यानी बर्लिन को इन लोगों ने क्या किया, ब्लॉक किया था, कि यहाँ पे वो इमदाद ना पहुंचे इनके पास। ये बर्लिन ब्लॉकेड था। और साथ में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये किसने किया था, ये यूएसएसआर ने इसको ब्लॉक किया था, कि दोनों एक दूसरे के साथ वो ना करे कम्युनिकेट, या इनको इमदाद ना पहुंचे वहां से। और दूसरा इसने क्या किया, कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया एज रिस्पॉन्स, बर्लिन एयरलिफ्ट, ठीक है, बर्लिन एयरलिफ्ट, यानी इन लोगों ने क्या किया कि एयर के थ्रू इनको इमदाद पहुंचाई। रोज में पता नहीं कितने, क्या इसकी मिकदार वो क्वांटिटी है, मतलब रोज ना घंटों के हिसाब से जहाजें उड़ रही है वेस्टर्न कंट्री से, और जाके बर्लिन का जो ये वाला पार्ट था इसमें जा रही है अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये तो वेस्ट के साथ है ना ये वाले। यहाँ पे ये जर्मनी है पूरी, फॉर एग्जांपल। तो ये जर्मनी वेस्ट के पास है, इस ईस्टर्न जर्मनी का ये वाला पार्ट वेस्ट के पास, ये बर्लिन है पूरा। और ये ईस्टर्न जर्मनी,
यूएसएसआर के अंडर है, यानी उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं बर्लिन के अंदर वो भी यूएसएसआर के साथ है, बट ये इसकी टेरिटरी के अंदर ये वाला पार्ट नहीं, इनके साथ कनेक्ट करना था। तो इसके लिए वेस्टर्न पावर क्या कर, जब इसको ब्लॉकेड किया जाता है तो रशिया के थ्रू, ये इसको ना बाय एयर सप्लाई करते हैं फूड, ये सारी जिन पर भी मूवीज बनी है आप देख लो जरा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकेड किया वो किया जाता है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी डायलेमा बन जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठे यहाँ पे जब हेल्प करते हैं ना, तो इसी इवेंट में जैसे ये एंड हो जाती ना, ये बना देते हैं नेटो, ठीक है। नेटो, कुछ लोग नाटो बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जो भी बोलो, माटो नाटो वाटो, बट ये है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि ये आपका हो गया, चलो कुछ बनाया मैंने, समझ आ रहा है आप लोग या नहीं, ये हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया अफ्रीका, और ये वाली यूरोप, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, ये अटलांटिक ओशन थी, याद है या नहीं, ये पैसिफिक ओशन, ये जो अटलांटिक ओशन है ना तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। आपको पूरा यूरोप ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में। तो इन लोगों ने एक वो बनाई, एक ट्रीटी की, जिसका नाम इन लोगों ने क्या बना दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यार ये क्या, क्यों चार्जर। तो नेटो की बुनियाद कहाँ से, कुछ समझ आया कि नेटो कहाँ से आया था आप लोगों के पास। नेटो यहाँ से आया क्योंकि हमने क्या किया कि आपने जब बर्लिन ब्लॉकेड किया ना, पूरे बर्लिन को ब्लॉक किया था आपने, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने हेल्प करना स्टार्ट किया। जैसे वो हेल्प कर रहे थे, एंड पे इन लोगों ने क्या किया, जैसे बर्लिन ब्लॉकेड खत्म हुआ, इन लोगों ने नेटो की बुनियाद रखी। नेटो की जैसे बुनियाद रखी, नेटो बेसिकली है क्या, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है, मेरे मोहल्ले के अंदर 5-10 कंट्री घर है, उनमें से 8 एक दूसरे के साथ अलायंस बना लिया कि अगर किसी और मोहल्ले का कोई बंदा आए, या अपने मोहल्ले में एक दो बंदे हैं जो हमारे खिलाफ है, तो अगर उन लोगों ने हम पर हमला किया एक पर भी, तो हमने क्या करना है, एज अ कलेक्टिव के खिलाफ जाके क्या करना है, हम 8 वो एक या वो दो जो भी हो के साथ हमने लड़ना है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी है, अटैक अगेंस्ट वन इज अटैक अगेंस्ट ऑल, ये इनकी स्लोगन है या जो भी है, ठीक है। तो समझ आइए आप लोग, यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, नेटो बनाना स्टार्ट किया। तो ये किसकी बात कर रहा था मैं, आपके वर्ल्ड 2 की बात कर रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड 2 के बाद हमने क्या डिस्कस किया, नेटो को डिस्कस किया, बर्लिन को भी डिस्कस किया, ओके ओके ओके। हम्म, अच्छा, ये हम जो पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, यार मैं इतना इसके अंदर घुस गया, ओहो। चलो अच्छा हुआ, ये हमें वर्ल्ड 2 में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी हमने कुछ इवेंट्स वो डिस्कस कर लिए थे ना उसके वर्ल्ड 2 के, कि बीच बीच में क्या हुआ था, ठीक है। मतलब आपका 1939 1949 1939 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा अरसा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी। 1939 से स्टार्ट है टिल 1945, ठीक है, तकरीबन 6 साल का अरसा है, ठीक है। तो एक एक दिन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बस देख ले आप, ठीक है। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए उसमें भी है, बाकी आप मैं एक दो वीडियोस आपको मज़ा आएगा, बस मैं टिक नहीं करने आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक वर्ल्ड वॉर 2 पे, इसके हमने कुछ डिस्कस किए कि इसके बाद हमारे पास क्या चेंजेस या इम्पैक्ट्स आए थे। तो पॉलिटिकल में हमने कहा कि जर्मनी को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। साथ में हमने इससे पहले मैंने क्या बताया कि फॉल ऑफ नाजी, फॉल ऑफ फासिस्ट इटली, यानी मुसोलिनी की बात करूँ, और साथ में इम्पीरियल जापान, ये तीनों क्या हो गए, ये भी चेंज हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे होलोकॉस्ट की बात की जाती है, होलोकॉस्ट ऑब्वियसली वही कि जो एंटीसेमिटिज्म इनको कहते हैं ये लोग, यूरोपियन लोग, कि होलोकॉस्ट इन लोगों ने किया था कि जो जूस थे, तकरीबन 6 मिलियन जूस को क्या किया था हिटलर ने, नाजी रूल के थ्रू क्या एग्जीक्यूट किया था, या जिन लोगों को मार दिया था, ठीक है। अभी अभी हमारे पास सुपर पावर्स आ जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर और यूएस क्या कर लेते हैं, ये एक सुपर पावर के तौर पर क्या कर लेते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उभर जाते हैं और कोल्ड वॉर के लिए स्टेज बना लेते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे पास जो यूरोपियन पावर थी, मैंने बताया था ना स्टार्ट में इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की थी, वो जो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली थी ना,
तो अब यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन होगी। जो इन लोगों ने कॉलोनीज बनाई है ना, जैसे आप अपनी भी बात करें 1947 में देखो ना, हम आज़ाद हो गए या नहीं? क्योंकि वो जो यूरोपियन पावर थी वो वीक हो गए थे, ठीक है। जब वो वीक हो गए तो एशिया में, अफ्रीका में, बहुत सारी जगहों पे जो इनकी कॉलोनीज थी, वहां से इन लोगों ने क्या किया, विड्रॉल करना स्टार्ट किया। वहां पे लोकल बंदों को उनकी गवर्नमेंट हवाले किए। तो यहाँ से डी कोलोनाइजेशन, ठीक है। वहाँ कोलोनाइजेशन थी, यहाँ पे डी कोलोनाइजेशन। अपनी कॉलोनीज इन लोगों ने क्या किए, खत्म करना स्टार्ट किए। तो ये आप वर्ल्ड वॉर 2 के इम्पैक्ट्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि डीकोलोनाइजेशन का दौर आ गया उसके बाद, ठीक है। 1945 में हम क्या करते हैं कि एक और इदारे को बुनियाद रखते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल पीस हो, और दुनिया के अंदर जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसको हम बातचीत के थ्रू डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व करें, ना कि हम वॉर्स लड़े आगे। क्योंकि एक वॉर हम लड़ चुके थे, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने क्या बनाया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने लीग ऑफ नेशन बनाई, ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गई और 1939 में दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे लड़ी गई तो हमने क्या बनाया, हमने यूनाइटेड नेशन बनाया। अब यूनाइटेड नेशन 1945 को बना, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। सॉरी। ओके। तो ये कुछ था कि हमने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 को हमने लाइक उतना डिटेल में तो नहीं, मतलब जो नीड थी उसके मुताबिक हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हमने करना है कि पोस्ट वॉर क्या हुआ, ठीक है। यानी पोस्ट वॉर मतलब क्या है, कि पोस्ट आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2। ये पोस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस ने इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो पोस्ट हालांकि लिखा मैंने कब का है। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है। कॉन्फ्रेंसेस मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन आपके पास ऐसे नहीं आया जैसे आप सोचते हो कि यूनाइटेड नेशन बस हमने बना दिया। ऐसे नहीं बनता कोई भी इदारा। इससे पहले ना, यूनाइटेड नेशन बनाने की, इसका पहले इसको ना यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका नाम चेंज करें। अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन आजकल, ठीक है। तो आपने क्या बताया, यूनाइटेड नेशन के लिए यूएन बोलना है, यूएनओ नहीं बोलना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। याल्टा, याल्टा, YALT, याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1945 में, यानी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश का कौन था प्राइम मिनिस्टर, चर्चिल, ठीक है। याद है ना चर्चिल, सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, इसके अंदर ना याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चिल होता है, और इसके साथ और कौन होता है, रूजवेल्ट, ठीक है। रूजवेल्ट कौन है, कोई बता सकता है ये आपका उस टाइम पे कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये रूजवेल्ट क्या है, ये भी, ठीक है। VROSSE, और साथ में VLT, रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट ने ये आपके यूएस की साइड से था, ठीक है। और ये जीबी की साइड से, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर आप इसको यूके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चर्चिल रूजवेल्ट था इसमें, और साथ में आपके जो स्टालिन था उसका, जर्मनी का, ठीक है। स्टालिन। लेनिन के बाद कौन आया था 1924 में, याद है ना, स्टालिन, ठीक है। ये रशिया की तरफ से था या यूएसएसआर की तरफ से था। अब ये तीनों पावर्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। यूरोप का, जैसे वो 1818 में, 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस में नेपोलियन के बाद डिसाइड कर रहे ना पावर्स कि हमने क्या करना है आगे। अब यहाँ पे ये तीनों जो पावर्स है ना, बड़े बड़े, ये मिलके क्या करेंगे, यूरोप का मैप ड्रॉ करेंगे, हमने क्या करना आगे, यूरोप के अंदर क्या चीज़ होनी, क्या चीज़ नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जर्मनी के मैंने बताया ना, ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली यहाँ पे इन सब ने मिलके जर्मनी को डिवाइड किया, ठीक है। जर्मनी आपका ना, ये, फिर ये, फिर ये, और मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली याल्टा कॉन्फ्रेंस है, ये चीज़ इनकी एग्रीमेंट में आई कि चलो ठीक है, जो जर्मनी जिसके अंडर है, जो लोग जिस तरह है, ये लोग कैपिटलिस्ट है, ये वाले, मतलब ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, यूएस वाले सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स वाला। और ये जो लोग हैं ये यूएसएसआर के सपोर्ट में, ठीक है। तो इसको उस तरह रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये उस टाइम पे इन लोगों ने क्या, याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिवाइड किया जर्मनी को, किस चीज़ में, जोन्स में, इन इलाकों में। समझ आ गई इस चीज़ की। ओके। आप लोग हो मेरे साथ, यानी मैं अकेला हूँ।
ओके चैंपियंस स्क्रीन, हाँ सॉरी गुड। मैं भी इसके बाद इस टाइम लाइट नहीं होती। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? जरा कमेंट करें जल्दी, शाबाश शाबाश। होप सो इंशाल्लाह। इजी है ना, इतना है नहीं इसमें। जर्मनी के लोगों ने याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे यार क्या चीज हो रही है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन को हम देखते हैं, ठीक है, यूएन, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन को हमने क्या किया, जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हमारी हुई उसमें 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में हमारी 1945 में मीटिंग होती है और उसमें क्या डिसाइड किया जाता है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसको अडॉप्ट किया जाता है कि कोई भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हमने क्या करना है, पीसफुल तरीके से, यानी डिप्लोमेसी से, बातचीत से, ना कि हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ वॉर लड़नी है पहले की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है उनके बीच में, स्टेट जो भी उस टाइम पे थे। यूनाइटेड नेशन का अगर मैं बताऊँ ना, मेन चीज़ है इसके अंदर जनरल असेंबली है। ये यूएन हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, ठीक है। जनरल असेंबली जिसमें जितनी भी स्टेट्स है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 196, वो सारे इसके अंदर है मेंबर। और इसमें डिस्कशन किया जाता है, कोई भी चीज़ हो, ये कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं तो फिर इसको पास करना किसके पास होता है, वो होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, एससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये सबसे पावरफुल इदारा है। सिक्योरिटी काउंसिल में पहले भी बता चुका हूँ कि इसके 15 मेंबर्स हैं टोटल। आपके 10 नॉन परमानेंट है और 5 जो है ये परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट है, 10 क्या है नॉन परमानेंट। मतलब ये इनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो 5 है ना, ये परमानेंट है। इसमें सबसे पहला है आपका चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर फ्रांस, और फिर आके आपका कौन है, रशिया, ठीक है। और एक रह गया ग्रेट ब्रिटेन, यानी इसको ग्रेट ब्रिटेन नहीं लिखो, इसको यूनाइटेड किंगडम यानी यूके लिखो, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, ये परमानेंट है आपके, ये चेंज नहीं होंगे, ये है आपके सिक्योरिटी काउंसिल के। कोई भी बंदा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐड करना हो ना, इन पांचों की इजाजत से ऐड होगा, लेकिन ये नहीं चाहते कोई भी बंदा अंदर ऐड हो, ताकि इनकी पावर ना इनके पास रहे, डिवाइड ना रहे इनसे, ठीक है। और ये जो 10 होते ना, ये हर साल चेंज होते रहते हैं ये वाले। पाकिस्तान आजकल मेंबर है इसका, ठीक है। 2 साल के लिए हम रहेंगे इसके पाकिस्तान। ये हम तकरीबन 7th या 9th दफ़ा हम इसके मेंबर हैं इस दफ़ा। ये भी यूज़ है, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके जी, तो ये हमने यूनाइटेड नेशन, खैर ये सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद इसके इकोसॉक है, यानी इकोनॉमिक सोशल और इस तरह की चीज, मतलब जो सोशल चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा ये काम होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। ये जो आपको डब्ल्यू एच ओ देख रहा है आपको, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूएन हैबिटेट, मतलब जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कौन चला रहा है, यूनाइटेड नेशन की जो सोशल सोशल वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका हमने नेटो को भी देख लिया, फिर नेटो के मुकाबले में, ठीक है, नेटो के मुकाबले में, अब ये तो किन का है, ये तो यूएस वाला ब्लॉक है ना, अब ये तो कोल्ड वॉर चल रही है आपका ना। तो दूसरा जो ब्लॉक है वो किसका है, वो है आपका यूएसएसआर का। अब उनके पास क्या है, कोई ट्रीटी, उनके उनके पास भी तो स्टेट्स है ना, तकरीबन 16 स्टेट्स है। मिलके बना दिया इन लोगों ने क्या, यूएसएसआर। अब जो यूएसएसआर है, वो क्या करता है कि वो वर्सा पैक्ट बना देते हैं, ठीक है, वर्सा पैक्ट, वर्सा पैक्ट, PACT पैक्ट, ठीक है। वर्सा पैक्ट जो है, ये बेसिकली उन जो इनकी रिपब्लिक्स थे, जो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे सारे, रशिया यानी यूएसएसआर के,
इनके बीच में था कि किसी पर भी अटैक हो तो सारे मिलके हमने क्या करना है, एक दूसरे का दिफा करना है। नेटो का आर्टिकल 5 है, ठीक है, ये मुझे इंटरनेशनल लॉ की याद है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे ही रिवाइज कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 5 है, मतलब मुझे याद है इसलिए मैंने चल लिख लेता हूँ, आपको भी शायद किसी को याद हो जाए तो अच्छी बात है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब एक पर अटैक अगेंस्ट अगेंस्ट वन इज अगेंस्ट ऑल, मतलब आपने एक पर अटैक किया तो सब पर अटैक किया। इनका आर्टिकल 5 कहता है, इनका आर्टिकल 21 है या 17 है, तो ये कहता है व्हाट्सएप एक्ट का 21 है बिल्कुल, कि आपने क्या करना है, एक पर भी अटैक नहीं करना, वरना आपने सब पर अटैक कर लिया था, ठीक है। बाकी 1948 और 1945 49 में जो बर्लिन ब्लॉकेड है ना, वो तो आपको समझ आ गया कि इनको किया था, फिर लोगों ने क्या किया उसको 1949 में, हम क्या करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। और फिर इसके बाद उसी से हमारे पास जन्म किसका आता है, नेटो का, ठीक है जी। अच्छा वर्ष फैक्ट तो मैंने डेट बताया ना, नहीं बताया, 1955 में, तकरीबन 6 साल बाद ये लोग अपना ना पैक्ट बना देते 1945 में। इन्हीं दौरान यहाँ से ना इसने क्या किया होता है, यूएस ने पाकिस्तान और ये जितनी भी स्टेट्स ने इनको भी साथ मिलाया होता है, इनके लिए इसने क्या चीज़ निकाली होती है, क्या नाम था उसका, हमने पढ़ लिया था अपने उसमें फॉरेन पॉलिसी में, हिस्ट्री में, क्या नाम था, सी टू इंसेंटो ऐसे था नाम, सी टू इंसेंटो, ठीक है, 1944 या 1943 एंड 45, ठीक है, 53 एंड 55 या 54, 54 55 ऐसा कुछ था, खैर। तो ये हमने क्या किया कि नाटो और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, ठीक है। कोल्ड वॉर को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर भी, कि कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कर ली, बट स्टिल अब कोल्ड वॉर में ना, कि कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, आपको बताया, मतलब मुझे भी बताया। तो मैं एक इसको देख रहा था, एक हिस्टोरियन है वो बोलता है कि इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हॉट वॉर नहीं था। बड़ी अच्छी उसकी स्टेटमेंट थी, कोल्ड वॉर, ठीक है, इसको सर जंग, कोल्ड वॉर, सर जंग, ये उर्दू में मेरा कजन पढ़ रहा है ना बेचारा, तो वो बोला कि सर जंग के बारे में पता है आप लोगों को, हमने कहा नहीं। जब उसने कहानी स्टार्ट किया, अच्छा अच्छा अच्छा, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ओके ओके ओके, तो इसको उर्दू में सर जंग कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हम तो कुछ पढ़ती भी नहीं, फिर भी पढ़ते माशाल्लाह बच्चे। तो सर जंग इसलिए कहा जाए क्योंकि हॉट नहीं था, यहाँ पे जो हॉट वेपन्स थे ना वो यूज नहीं हो रहा था, यानी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, या डायरेक्ट एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे, ये भी एक बात है, ठीक है, डायरेक्ट भी अटैक नहीं कर रहे थे एक दूसरे पर, प्रॉक्सीज यूज कर रहे एक दूसरे की। ये सबसे बड़ी बात, ये जो कोल्ड वॉर थी ना, ये किसी चीज की वॉर नहीं थी, बेसिकली इट वाज वॉर बिटवीन आइडियोलॉजीज, ठीक है, बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी मतलब एक नजरिया, एक सोच की जंग थी। कौन कौन सी दो जंग सोची थी, एक यूएस का था और एक यूएसएसआर का था, ठीक है। बेसिकली ये दो आइडियोलॉजीज थी। तो यूएस का जो आइडियोलॉजी थी, यूएस की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, वो थी कैपिटलिस्ट, यानी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म को लेके आओ, ठीक है। और यूएसएसआर की क्या थी, कम्युनिज्म, ठीक है, इन पूरी दुनिया में क्या कर ले फैलाओ, ये कम्युनिज्म रेड ने, ठीक है। और ये कह रहा था कि नहीं दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म फैलाओ, ठीक है, आज़ादी, राइट्स, ठीक है, फ्रीडम, फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। ये कहते हैं नहीं, स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, हर चीज़ को ना फ्री में नहीं छोड़ना चाहिए बाकी आम आवाम के पास। तो ये था, साथ में क्या करते एक दूसरे के साथ आर्म रेस करना स्टार्ट कर लेते, वर्ल्ड वॉर ये के बीच में क्या अपना, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हर कंट्री चाहती है कि मैं अपना आर्म रेस बढ़ाऊँ, ठीक है। एक ने बनाया नेटो, दूसरे ने बनाया वार्सा पैक्ट, फिर ये क्या कर लेते हैं कि एटम बम बना देते हैं, ठीक है, तो ये भी बना देता है, फिर हाइड्रोजन बम ये बना देता है, फिर उसके बाद मतलब ये एक दूसरे के साथ। अच्छा बाय द वे ना, जब आप फेमिनिज्म की बात करते हैं ये खासकर लड़के, तो सबसे पहला जो हाइड्रोजन बम बनाया था ना रूजवेल्ट ने, तो जब उसको कोड वर्ड में बताया गया ना,
वो क्या था, ये एक फेमिनिस्ट को मैं रीड कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी वो लिखी थी कि हमेशा लड़कियों के साथ ज्यादती क्यों की जाती है, क्योंकि जब पहला एटम बम भी बना ना, तो उसका नाम क्या, उस कोड वर्ड क्या था, इट्स अ बॉय। कि मतलब सक्सेसफुल बन गया हमारा हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो इट्स अ बॉय, ठीक है। तो इन लोगों ने हाइड्रोजन बम भी बनाया है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने, फिर इन लोगों ने भी बना दिया। जो ये करते ना वो ये भी करते, इन लोगों ने स्पटनिक भेज दिया ऊपर, अपना क्या बोलते हैं उसको, चांद पर, चांद पर नहीं बल्कि उसमें हिला में भेज दिया था इन लोगों ने। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी अपने अपोलो वो भेज दिया ऊपर, ठीक है, चांद पर इन लोगों ने कदम रख दिया, नील आर्मस्ट्रांग जो भी थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी रेस है, ये कोल्ड वॉर के एरा का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको चीजें याद है लेकिन क्लियर नहीं कि कौन कहाँ पे था। अब आपको थोड़ा ना सारी चीज, दूसरी जो थी प्रॉक्सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। प्रॉक्सी, PROC, ठीक है। ये जो प्रॉक्सी वॉर थी ना, ये मैं बेसिक देता कोल्ड वॉर आपका मेन जो इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो, खुद नहीं लड़ रहे, अपनी प्रॉक्सी यानी अपने किसी ग्रोह को लड़वा रहे ये एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब उसमें देखो, सबसे पहले आपका ना कोरियन है, ठीक है। कोरियन वॉर ये लड़ लेते हैं, कोरियन वॉर, ये 1950 से स्टार्ट हुई थी टिल 53, 3 साल तक ये जंग होती है। पता है कि मजे की बात, जहाँ पे नॉर्थ है ना वहाँ पे यूएसएसआर उसको सपोर्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोरिया है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, ये आपका था साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। ये आपका था नॉर्थ कोरिया। जहाँ पे साउथ है उसको कौन सपोर्ट कर रहा होगा, याद है, यूनाइटेड स्टेट्स। कैपिटलिस्ट थे ये सारे, इसको मैं ग्रीन से बनाऊंगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले थे ना, नॉर्थ कोरिया, ये क्या था, ये यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, यानी कम्युनिस्ट थे सारे। अब इनके बीच में लड़ाई है, ये कह रहा है मैंने पूरे उसको ना कब्जे में लेना है, लेकिन ये नीचे वाला बोलता है नहीं मैंने पूरे कब्जे में लेना है, ठीक है। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में वो भी हो जाता है कि हम क्या कर लेते, अपने पास रख लेते इन दोनों को, फिर इन दोनों के बीच में हम इलेक्शन करवा लेते हैं। ये मैं बैकग्राउंड का बता रहा हूँ। बड़ी इलेक्शन नहीं करवाते, फिर प्लेबिससिट जिसको मैंने रेफरेंडम बताया ना कि किसके साथ अंडर हो, किसके अंडर आपने यूनाइट होना है, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था इनसे। तो इनके बीच में ना फिर यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। जब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो नॉर्थ कोरिया में ये अपने बंदे ट्रेन करके लेके आ जाते हैं, इनके एक लीडर। साउथ कोरिया में ये अपना एक बंदा लेके आता है, ठीक है। और फिर इनके बीच में वॉर होती है। एट द एंड आपका ना दोनों डिवाइडेड रह जाते हैं, और इनके बीच में ना अभी तक आर्म्स ट्राइसिस है। आर्मिस्टाइज कहा जाता है बेसिकली कि कोई अभी तक इनकी ना जो जंग है वो सॉल्व नहीं किया अब तक वर्ल्ड ने, बल्कि एक आर्जी तौर पर जो जंग बंदी की है। एक इलाका है तकरीबन कितने किलोमीटर का है आई डोंट नो, उसमें बीच में ना डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कोई मिलिट्री, यहाँ पे कोई वेपन नहीं है। तो ये इनकी बड़ी मजे की लड़ाइयाँ होती है ये साउथ और नॉर्थ कोरिया की। कभी नॉर्थ कोरिया जो है शापर के वो जो होते हैं गंदगी वाले बैग्स भर के हवा में उड़ा देते हैं गुब्बारे, वो यहाँ पे इनके पास फेंक के, तो ये इनकी लड़ाई है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो साउथ कोरिया वाले क्या करते हैं, ये यहाँ पे ना लाउड स्पीकर, ये जो डीमिलिटराइज जोन के पास लाउड स्पीकर लगा लेते, उसका मुंह इस साइड पे कर लेते, ये नाइस वॉरफेयर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। पर ये गंदगी बेचते थे यहाँ पे, ये स्मगलर्स, मतलब इनके बीच में क्या क्या मतलब मजे मजे वाली लड़ाइयाँ होती है आजकल। लेकिन 1945 53 तक क्या कर लेते हैं, इनके बीच में ना मतलब सुलह हो जाती है। 53, 55, 53 सॉरी, 50 मतलब 3 साल तक इनकी जंग होती है। ये भी कोल्ड वॉर का सबसे पहला वॉर है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी जो है सप्लाई किया था फूड वगैरह दोनों कंट्रीज को, तो काफ़ी अच्छी हमारी इकॉनमी को। दूसरा क्या था, ठीक है, दूसरी हमारे पास वॉर थी वियतनाम वॉर की। पता है क्या, सेम वियतनाम को भी इन लोगों ने क्या किया था, दो में तकसीम कर लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वियतनाम है ना, तो यहाँ पे ना ऐसे इसको तकसीम किया था। ये था आपका नॉर्थ वियतनाम, ये आपका था साउथ वियतनाम, ठीक है। जो साउथ था उसको यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा था, ये जो आपका नॉर्थ है इसको आपका यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। एट द एंड दोनों के बीच में जो लड़ाई चलती है वो पे जाके 1975
या 73, 75 में ऑलमोस्ट ये क्या कर लेते हैं, इनके बीच में सुलह हो जाती है और दो कंट्रीज बन जाते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, दो कंट्रीज नहीं बल्कि इनके बीच में ये जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट था ना, यूएसएसआर वाला, ये जीत लेता है ऑलमोस्ट वॉर। फिर क्या किया जाता है कि ये क्या डिक्लेयर कर लेता है इनके बीच में कि हमने क्या करना है, रेफरेंडम या प्लेबिसिट। तो ये क्या अगर पूरी जो है आपका नॉर्थ और साउथ वियतनाम ये दोनों मिल जाते हैं और एक ही वियतनाम वजूद में आ जाता है, ठीक है, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, वियतनाम बोलते हैं, सिंपल वियतनाम, बट उस टाइम पे नहीं था, डिवाइडेड था। लड़ाई किसी थी, यूएसएसआर और यूएस की, लेकिन लड़वा किसको रहे यहाँ बेचारे वियतनामीज को, वहां पे साउथ कोरियंस और नॉर्थ कोरियंस को। एक और जंग है बड़ी आपकी, हमने पढ़ी है उसकी बड़ी हिस्ट्री, ठीक है, तो वो यहाँ से हम पाकिस्तान अपने अच्छे से मुल्क को ड्रॉ कर लेते पहले, ठीक है, मैं तो भूल ही गया हूँ लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। ये क्या बना, मैं ना, मेरा काम है ना इस चीज़ से, ये जो है ना ये चीज़, बस यहाँ से मैंने रेफरेंस लेना, ये ऐसे बनाओ, ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, फिर ये ऐसे बनाओ, ये आपका हो गया ईरान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जितनी भी कंट्रीज थी सारे रशिया के अंडर थे। यहाँ पे कौन था, रशिया था ना ये सारा, ठीक है। तो रशिया ने क्या किया 1989 में, 1989 में यहाँ पे इन्वेट किया अफगानिस्तान को, ठीक है। पूरा डिटेल के अंदर हम कर चुके हैं, अगर आप अभी आपको नहीं पता ना, मैंने चपेट मारना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले क्या था, चलो मैं डिटेल में नहीं था तो छोड़ छोड़ छोड़, ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। ये जब इन्वेट कर लेता है अफगानिस्तान को, ठीक है, 1989 से ये इन्वेट कर लेते हैं कब तक, 19 सॉरी ये तो 79 था ना, हाँ 79, ठीक है। 1979 से इन्वेट कर लेते टिल 1988 इनकी लड़ाई चलती है, तकरीबन 10 साल या जितना भी था। फिर 1988 में ये डील कर लेते हैं, विड्रॉल इनकी एंड हो जाती है ऑलमोस्ट 1989 तक, ठीक है। मतलब ये 1979 में इन लोगों ने हमला किया था और 1989 तक, या यहाँ तक 89 तक ये क्या कर लेते, अफगानिस्तान को क्या कर लेते, छोड़ देते, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लड़ाई किसकी थी, दो पावर्स के बीच में थी, पाकिस्तान बीच में ऐसे आता बेचारा, ठीक है। जब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लड़ाई किसकी थी, यूएसएसआर की थी और वर्सेस यूएसएसआर और वर्सेस यूएस, ठीक है। पाकिस्तान ने किसका पार्ट साथ लिया था इनका, यूएस का। पाकिस्तान के इसे यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान ने भी कुछ, मतलब इन कंट्रीज ने क्या किया, यूएस का पार्ट दिया और यूएसएसआर के यहाँ से हटा के भगा दिया, ठीक है। फिर 2001 में वही दोबारा यूएस खुद हमला कर लेता अफगानिस्तान पे, 2000, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। ये तीसरी जंग थी उसकी, वियतनाम वॉर की। अच्छा बाय द वे एक चीज़ हम छोड़ चुके हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1962 की, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, या किसी जगह हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मतलब क्या है कि यूएस ने क्या किया था 1962 की बात, 60s के बाद, ठीक है। यूएस ने तुर्की के अंदर क्या किया था, मिसाइल्स नस्ब किए थे। अब तुर्की और, यहाँ ये तुर्की है, यहाँ से मिसाइल का मुंह इस साइड पे किया था, ठीक है। इस साइड पे पूरे यूएसएसआर है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ना, यूएसएसआर का पार्ट था। ये किसने देख लिया, यूएसएसआर ने देख लिया। जब यूएसएसआर ने देख लिया तो इसने क्या किया कि चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स है, ये आपका कनाडा आ गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है। ये जितना मैं इसको टॉक, यहाँ पे ना बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। ओए हुई स्क्रीन मेरी, wait, ठीक है। अब जो क्यूबा था ना, क्यूबा में क्या हुआ बेसिकली, इसने अपने इंस्टॉल किए मिसाइल्स, किसने, रशिया ने। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ, हो गई, बस एंड कर दे, कुछ रहा नहीं इंशाल्लाह होते में, ठीक है। ये हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास है, चल खैर। क्यूबा थी ना यहाँ पे, तो यूएसएसआर ने यहाँ पे अपने मिसाइल्स लगा दिए, ठीक है, वो भी न्यूक्लियर, और उसका मुंह किया किसकी तरफ, यूएस की तरफ।
ये वैसे कनाडा है, ठीक है, ये यूएस। तो यूएस को जब ये पता चला ना थ्रू सैटेलाइट इमेजेस, उसने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट किया यूएसएसआर से कि आपने ये क्या किया, ये मिसाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, पागल हो क्या, बावले हो गया, मिसाइल का मुंह मेरी तरफ है, ठीक है। सिग्नल काफी वीक है ना मेरे ख्याल से, अभी तक स्क्रीन आ गई या नहीं आ गई, मैं ज़रा सुन लूँ अपनी वॉइस आ रही है नहीं, क्योंकि फायदा नहीं। हेलो, हाँ सही है। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि क्यूबा से इसकी तरफ मुंह किया, ठीक है, मिसाइल्स का। जब यूएस ने देख लिया, दोनों ने एक दूसरे से बात की, उस टाइम पे इन लोगों ने मसला सॉल्व करवाया, वरना ये यहाँ पे तीसरी जंग होने वाली थी, बिल्कुल करीब थी एक दूसरे के पास कि ये दोनों ना उस चीज़ से रुक गए और इन लोगों ने जंग स्टॉप किया यहाँ पे, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे उस टाइम पे। तो डील ये हुई कि आप तुर्की से यूएस अपने मिसाइल निकाल लेगा, क्यूबा से यूएसएसआर, इस चीज़ पर डील हुई और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये बड़ी जो है वर्ल्ड वॉर 3 से बच गए थे कंट्रीज, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कोल्ड वॉर का जो वॉर्स थे हमारे बेसिकली, कि उसमें हमने क्या क्या किए थे। तो आपका वियतनाम और ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, और मैं प्रॉक्सीज कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एंड में हमारे पास ना एक पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, फॉल ऑफ यूएसएसआर, कि हमने यूएसएसआर की जो फॉल हुई ना, पहले तो हमने बनाया यूएसएसआर को, अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है ना यूरोप वाला, कि पोस्ट वॉर या जो फॉल ऑफ यूएसएसआर, लेकिन यूरोप को हम डिस्कस करें, ठीक, इसमें आ जाएगा। अब यूरोप के अंदर क्या आता कि गोर्बाचेव की बात करते हैं सबसे पहले। गोर्बाचेव कौन था, ठीक है। अब यूरोप की 1991 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, कि हमारे पास क्या हुआ 1991 तक, जो यूएसएसआर था ना वो टूट जाता है, किस चीज़ में, स्टेट्स में। पहले तो वो बड़ी स्टेट थी ना, अब ये खैर इसमें डिस्कस करते हैं नीचे। 1991 टिल यूरोप की बात करो, ठीक है, 2012 तक। ये हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में। अब लास्ट पार्ट है हमारा छोटा सा इंशाल्लाह, हो जाएगा, कितना बजे टाइम बच गया हमारे पास, 4 मिनट बच के हो जाएगा, 5-10 मिनट के अंदर। आज बस लास्ट क्लास है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसका, खैर अब हम क्या करते हैं, इसको हम यूरोप को सही लगे। और सबसे पहले ना गोरबाचेव साहब आते हैं। गोरबाचेव कौन थे, ये जो आपका देखते हैं यूएसएसआर का लास्ट आपका, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट है, या मतलब हेड ऑफ द जो भी है, ठीक है, इनका रहनुमा था। अब ये करता क्या है बेसिकली, जो प्रेसिडेंट आपका गोरबाचेव है, ये रिफॉर्म्स लेके आ जाता है, ठीक है। गोरबाचेव पहले लिख लेते हैं, यार नहीं करो, दोबारा से स्क्रीन चला गया ना। अच्छा, तो ये जो गोरबाचेव है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली यूएसएसआर के ना फॉल का या फिर डाउन फॉल का या फिर इन पे हार का ना जिम्मेदार जो है ना, वो किसको ठहराया जाता है, गोरबाचेव को। क्योंकि अभी स्क्रीन में पूरा मीटिंग एंड होगी, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, ठीक है। तो गोरबाचेव साहब क्या करते हैं, वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आ जाते हैं रशिया के अंदर, ठीक है। वो रिफॉर्म्स क्या आते हैं, ठीक है। अब वो जो रिफॉर्म्स है बेसिकली, उनका नाम था, एक का था पेरिस्ट्राइका, दूसरा जो था वो ग्लासनोस्ट, ठीक है। अब मैं ना इन दोनों को ट्रैक बता दूं कैसे आपने याद करने इन दोनों को, ठीक है। तो गोरबाचेव साहब क्या कर लेते हैं, गोरबाचेव, ये क्लाशनकोव का नाम सुना है, कैसे नाम होते हैं, तो यहाँ गोरबाचेव, BACHEV, गोरबाचेव। तो गोरबाचेव रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, ये क्या रिफॉर्म लेकर आता है। सबसे पहले ये जो था इसके नाम था वो पेरिस्ट्राइका था, ठीक है, PERES, पेरिस्ट्राइका, ROIKA, ठीक है, पेरिस्ट्राइका, ये इसका पहला रिफॉर्म था, और तंग कर दी मुझे इसने, खैर। तो पेरिस्ट्राइका के अंदर बेसिकली करता क्या है, और दूसरा जो इसका था वो था ग्लास नोट, ठीक है। पेरिस्ट्राइका एंड ग्लास नोट, ये दो रिफॉर्म्स थे। अब दोनों रिफॉर्म्स के अंदर ये भी हो गया, ठीक है।
तो पेरिस्ट्राइक एंड ग्लास नोट। ओके, मतलब तो ये बेसिकली दोनों जो रिफॉर्म्स ना, इसमें बेसिकली करता क्या है कि इकोनॉमिक फ्रीडम दे देता है लोगों को। पहले तो नहीं देना, मतलब पूरा आपका जो रशिया था, ऐसा कंट्रोल था कि लोग और सारी मीडिया, सारी चीज़ें आपकी ना कंट्रोल थी। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपनी गवर्नमेंट के इजाज़त के बगैर। और लोगों ने इन लोगों ने क्या किया था कि पूरी जो है रशिया के अंदर क्या लगा दिया था, पेरेस्ट्रोइका मैं हाथ से लिखता हूँ, काम कर या नहीं। ग्लास नोट जो था ना, जैसे आप ग्लास की बात करो ना, शीशे का ग्लास है आपके पास, ठीक है? ये हमारे सर थे बिलाल पाशा साहब, वो बड़े अच्छे से समझाते थे कि चलो, दोनों रिफॉर्म थे। एक था पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका। दूसरा जो था वो क्या था, वो था ग्लास नोट, ठीक है? ग्लास नोस्ट, ठीक है? अब ग्लास नोस्ट और जो पेरेस्ट्रोइका था, इसमें वो उसने क्या किया था, ठीक है? ग्लास, ये एक सबसे पहले इसने क्या किया था कि रिफॉर्म इकोनॉमिक, ठीक है? मतलब इकोनॉमी जो थी ना, मार्केट की बात करूँ, ठीक है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल आपको वोट देने का हक और सारी चीज़ें ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ये जो था आपका, और क्या होते हैं जो आपके राइट्स होते हैं, या जो बंदा चाह रहा होता है कि मुझे आप ऐसे दो, ठीक है? मतलब आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिकल, आपको राइट्स मिल गए, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप स्पीचेस कर सकते हो, ठीक है? SPEE मतलब स्पीचेस, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया लोगों को, मीडिया को आज़ाद किया, सेंसरशिप को ख़त्म किया, इकोनॉमिक मार्केट को थोड़ा-सा आज़ाद कर दिया, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज़ बना दी गई, जैसे हल्के बोलते हैं ना कि आप वोट दे डाल सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो। इससे हुआ क्या? अब देखो, ये जो आपका ग्लास नोट था ना, ग्लास नोस्ट, आप जब शीशे का ग्लास हो ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, उसमें सब कुछ नज़र आता है ना? मुझे बताओ आप लोग, ये शीशे का ग्लास है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, शफ़ाफ़ है, ठीक है? शफ़ाफ़। जब ये शफ़ाफ़ है, तो ये जो आपका ग्लास नोस्ट है ना, ये बेसिकली इसके हवाले से, इसने क्या किया कि इसने फ्रीडम दी, आज़ादी दी, शफ़ाफ़ियत लाना स्टार्ट किया। पेरिस्ट्राइका क्या होता है? पेरिस्ट्राइका के अंदर इसने क्या किया कि पॉलिटिकल राइट्स दिए लोगों को, ठीक है? इकोनॉमिक फ्रीडम दी। तो ये दोनों इसने जो 2 रिफ़ॉर्म किए थे ना, ग्लास और ये पेरिस्ट्राइका, इसने यूरोप के अंदर ना तबाही मचा दी। बेसिकली इसने की क्यों? ताकि जो यूएसएसआर ना फ़ॉल कर रहा था। यूएसएसआर कमज़ोर हो रहा था। अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हार गया। फिर उसके बाद इसने बोला कि अगर इसको अच्छा करना है ना, पूरी दुनिया के अंदर आपने कम्युनिज़्म को फैलाना है, कि पूरी दुनिया कम्युनिज़्म को फ़ॉलो करे, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आप क्या करो, ये 2 रिफ़ॉर्म्स करो, ये इसने बोला। ये उस टाइम पे जो हेड था, ठीक है? एक पेरिस्ट्राइका था और एक ग्लासनोस्ट, बट ये उल्टा पड़ गया, ठीक है? जब रिफ़ॉर्म्स हो गए, यानी लोग आज़ाद हो गए, मीडिया आज़ाद हो गई, तो लोगों ने, मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने यूएसएसआर को बैड शो किया कि यूएसएसआर इज़ बैड और अमेरिका इज़ गुड। तो मीडिया को जैसे आज़ाद करना था, लोगों ने सियासत तनकीद स्टार्ट की, तो ये बहुत ही उस टाइम पे वीक हो गया। बट स्टिल जो इसका जो इम्पैक्ट था, जो कम्युनिस्ट जो कंट्रोल थी अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है? जो इसके साथ छोटे-छोटे स्टेट्स बने थे, बाकी यूक्रेन हो गया और बाकी अ जो स्टेट जिसके साथ ईस्टर्न ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न यूरोप के जो स्टेट थे, वहाँ पे इसका कंट्रोल क्या हो गया, कम होने लगा। लोगों ने क्या किया, ओपननेस और ये जो था इकोनॉमिक स्ट्रगल, ये इनकी ना थोड़ी-सी ईज़ हो गई, आज़ादी हो गई इनकी। अब कोलैप्स इसके लिए इश्यू क्या हुआ, यूएसएसआर के लिए कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मतलब टूट जाना या गिर जाना, खत्म होना, ठीक है? कोलैप्स में क्या हुआ कि ये जो था आपका यूएसएसआर, ये डिसॉल्व हो गया, यानी इसकी जो स्टेट्स है वो इससे अलग हो गए। कब? 1991 में। 1991 में क्या किया जाता है कि आपका जो पूरा यूएसएसआर था, वो छोटे-छोटे स्टेट में डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो थी आपका क्या नाम था? कोल्ड वॉर, वो भी ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास क्या हो जाता है कि जो सोवियत स्टेट्स थे ना, यानी जो इसके साथ मिले हुए थे रशिया के साथ, वो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं। और कोल्ड वॉर जो मैंने बताया था कि स्टार्ट हुई थी, वो 1991 में आके क्या किया जाता है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जो बड़ी पावर थी वो कौन-कौन सी थी, यूएसएसआर थी और यूएस थी। यूएसएसआर तो टूट गया बेचारा, उसका तो कमर ही टूट गया, छोटे-छोटे स्टेट्स बन गए। जैसे रशिया को देखिए, सबसे बड़ा स्टेट उसमें से निकल आया, ठीक है? बाकी इसके साथ ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे स्टेट क्या हो गए, इससे अलग हो गए, ठीक है, रशिया से। उस साइड पे आप यूक्रेन था, यूक्रेन की करीब कुछ कंट्रीज थी 4-5, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, रशिया से अलग हो गए, यूएसएसआर से। और रशिया सबसे बड़ा स्टेट उभर के आया, जो कि आजकल रशिया के नाम से मशहूर है। इसने जाके फिर आर्मेनिया को भी 2014 में क्या किया, नेक्स्ट किया, अपने कब्जे में कर लिया। तो ये आपके यहाँ पे क्या हुआ, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर और द फॉल ऑफ द यूएसएसआर, कि यहाँ पे यूएसएसआर क्या हुआ आपका, खत्म हो गया, ठीक है जी। एक और चीज, इसके ना जो ब्लो था, यानी जो फ्यूल था, वो क्या था, जो बर्लिन वॉल बनी थी ना, बर्लिन, ठीक है, मतलब ये था एक बर्लिन, एक दूसरा बर्लिन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, बर्लिन वॉल बनाई थी। बर्लिन सिटी के अंदर ईस्टर्न बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन के नाम से मशहूर था। तो यहाँ के जो लोग थे वो सारे कैपिटलिस्ट थे, मतलब यहाँ पे बर्गर शर्गर ये सारे KFC इंटरनेशनल वो थी। और यहाँ पे लोग क्या खाते थे, वही अपने घर में कोई ब्रेड बना दिया, घर में कोई गाय के दूध से कोई चीज़ बना दी बेचारों ने, कोई खीर फेरनी वगैरह बना के ना गुजारा करते थे। लोगों ने ना, पता है इसमें मूवीज बनी, आप देखो जरा, ये रियल वीडियोस है इनकी। ये ना कूद के आ रहे होते इस वॉल से कि हमने ना इस जगह पे जाना है। यार ये कितनी क्यूट है, यहाँ पे लड़कियां भी क्यूट है, यहाँ पे लोग भी क्यूट है, यहाँ पे खुराक भी क्यूट है, यहाँ पे खुराक भी, इकोनॉमी हर चीज़ है यहाँ पे। तो लोग ना यहाँ पे, जैसे ये वॉल है ना, इसके साथ अगर किसी के ऊपर बिल्डिंग है, किसी का घर है, तो वो रस्सी लगा कर नीचे आ जाता था, यहाँ पे कुछ के ना वापस चला जाता था डर से। लोगों ने एंड में यहाँ पे माइग्रेशन करना स्टार्ट किया। तो जब बहुत हालत बुरी हो गई ना, तो 1989 में क्या किया जाता है कि इस वॉल को भी गिरा देते हैं। और ये कौन, ये ईस्टर्न जर्मनी वाले लोग हैं, और वेस्टर्न जर्मनी वाले इसको सपोर्ट करते हैं, बर्लिन वाले, कि इसको क्या करो, गिराओ। एट द एंड क्या किया, ये बर्लिन वॉर गिरा दिया जाता है, और जर्मनी को क्या यूनाइट किया जाता है 1989 में, ठीक है। तो हमारे पास अक्टूबर 3 1990 को क्या किया जाता है कि पूरी जर्मनी क्या हो जाती, अगेन यूनाइट हो जाती, जो ईस्ट और वेस्ट डिवाइड हुई थी ना, अब दोबारा से वो क्या की जाती है, यूनाइट की जाती है। जर्मनी दोबारा से हमारे पास एक पावर के तौर पर क्या हुआ, दुनिया की नज़र उसमें आया, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास सारी जो थी, क्या बोलते हैं उसको, यूरोपियन हिस्ट्री के कुछ मेन इवेंट्स थे, ठीक है। आई होप सो, मतलब जो चीज़ हो सकती थी, ठीक है, आई डिड इट। और बाकी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी चाहते हो, वी कैन डू इट, बट ये है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसको कर लेंगे, चलने।